बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, क्योंकि आज हफ्ते का पहला दिन है, तो एनर्जेटिक होकर और फ्रेश माइंड के साथ आप लोग अपनी ड्यूटीज़ पर जा रहे होंगे, अपना काम कर रहे होंगे और हफ्ते का आगाज़ जो है बेहतरीन कर रहे होंगे। अच्छा, वैसे हफ्ते का हम आगाज़ कहते हैं ना कि बेहतरीन होना चाहिए, पहला दिन है तो बड़े हर कोई जो है एनर्जेटिक मूड में आता है, लेकिन जब हफ्ते में 6 दिन काम करना पड़ता है किसी भी एम्प्लॉय को, तो वो जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, उसकी जो कारकर्दगी है वो उस पर बड़ा असर पड़ता है। और उसके रीज़न यही है कि हफ्ते के पहले रोज़ ज़्यादातर लोग सुस्त या थोड़े से थके हुए, या ये कह लें कि थोड़े से जो है ना वो अपसेट नज़र आ रहे होते हैं। उसकी रीज़न ये होती है उनको लॉन्ग वीक नज़र आ रहा होता है कि भाई इतनी देर हमने काम करना है। तो अब दुनिया जो है वो बहुत ज़्यादा सोच रही है इसके ऊपर। हमने जापान की मिसाल आपके साथ शेयर की थी, अब अमेरिका इसके ऊपर सोच रहा है, या अमेरिका में कुछ लोग हैं जो इसके ऊपर सोच रहे हैं, और अमेरिकी सेनेटर ने करारदादा पेश कर दिया है कांग्रेस के अंदर। अच्छा, उन्होंने ये कहा है कि हफ्ते में जो है वो 4 दिन अब काम करेंगे, यानी कि 32 घंटे काम करने से एक तो आप जो है मेंटली भी रिलैक्स रहेंगे, और दूसरा ये कि आप एनर्जेटिकली और काम जो है उसमें काम में लगाव आएगा और कारकर्दगी जो है बेहतर होगी। और मेयार ज़िंदगी भी उन्होंने कहा कि इससे बेहतर होता है लोगों का, क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारते हैं। तो हफ्ते में अगर 4 दिन यानी कि 32 घंटे काम करेंगे, तो उन्होंने जब करारदाद पेश की है तो उन्होंने कहा 3 दिन जो है वो आराम बहुत ज़रूरी है। हाँ, मुसव्वदा पेश कर दिया है उन्होंने, और उसमें उन्होंने मुख्तलिफ जो ममालिक हैं जहाँ पर इस प्रैक्टिस को जो है अपनाया हुआ है ममालिक ने, उनकी मिसाल भी दी है, उनकी कारकर्दगी रिपोर्ट भी जमा करवाई है, और कहा है कि ये हमें लगता है कि हम ज़्यादा घंटे काम करेंगे तो हम ज़्यादा काम कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, प्रोडक्टिविटी कम है उसकी। और अगर हम कम घंटे काम कर रहे होंगे तो लोग शायद ज़्यादा बेहतरी से काम करेंगे कि अच्छा 3 दिन हमने छुट्टी भी तो करनी होती है, तो 4 दिन दिल लगा कर काम करें। तो ये एक करारदाद जो है पेश की गई है, मुसव्वदा भी पेश कर दिया गया है, और ये अमरीकी सेनेटर हैं उनकी जानिब से ये मुसव्वदा अमरीकी कांग्रेस के अंदर पेश किया गया है। और वाकई लोग सोचते हैं कि यार इतना काम करेंगे, लेकिन इसका इत्तलाक उन्होंने कहा कि उन पर नहीं होगा जो डेली वेजेस पर काम कर रहे होंगे, और उन पर भी नहीं होगा कि जो घंटों के लिहाज से अपनी उजरत ले रहे होते हैं। ये उनके ऊपर होगा कि जो किसी कॉन्ट्रैक्ट पे होंगे 1 साल 2 साल के, या फिर जो परमानेंटली किसी ऑक्यूपेशन के साथ किसी दफ्तर के अंदर मुलाजमत इख्तियार किए होंगे। देखते हैं कि अमेरिका इस पर क्या फ़ैसला करता है, लेकिन अगर रिसर्चेस की बुनियाद पर ये चीज़ें की जा रही हैं तो ये चीज़ें सोचनी चाहिए बहुत ज़्यादा कि किस तरह से कम बेहतर भी हैं। हाँ बिल्कुल, लोग परेशान रहते हैं ना, इसलिए चलें हम कोरोना वायरस की बात करेंगे। और चौथी लहर मज़ीद तेज़ हो गई है। मुल्क में 3 माह के बाद 5000 से ज़ायद केसेस गुज़श्ता रोज़ रिपोर्ट हुए हैं, जो कल रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये जो क्योंकि 29 अप्रैल की कहा जाता है उस रिपोर्ट में कि सबसे ज़्यादा जो तादाद है, और 3 महीने बाद कहा जा रहा है कि ये इतनी बड़ी तादाद में केसेस सामने आए। सरबरा NCOC जो है असद उमर, उन्होंने कहा है कि कोरोना की चौथी लहर ख़तरनाक और बहुत तेज़ी से फैल रही है। जबकि डॉक्टर फैसल सुल्तान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए असद उमर ने कहा कि डेल्टा बरतानवी वेरिएंट से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, और डेल्टा बरतानवी वेरिएंट से 60% ज़्यादा तेज़ी से फैलता भी है। उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म को कोरोना से मुतालिक सिफारिशात पेश करने जा रहे हैं, जिसके नतीजे में कुछ बड़े शहरों में पाबंदियों में इजाफे का इम्कान है, जिसका फैसला आज हो जाएगा मुमकिन तौर पर। बिल्कुल ऐसी। असद उमर ने यह भी बताया कि वफाकी हुकूमत वैक्सीन खरीदारी पर 2 अरब रुपए खर्च करने जा रही है, और अब भी 3000 मोबाइल यूनिट्स जो है लोगों को घर घर जाकर वैक्सीनेशन जो है वो कर रहे हैं। बिल्कुल, असद उमर ने ट्वीट में बताया कि मुल्क में अब तक 3 करोड़ से ज़्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई गई है। पहले 113 दिन में 1 करोड़ वैक्सीन लगी थी, फिर 28 रोज़ के बाद 2 करोड़ का जो संगे मील है हमने अबूर किया, जबकि मज़ीद 16 रोज़ के बाद ये तादाद 3 करोड़ तक पहुँच गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसी हवाले से सारी जो सूरत हाल है, खुसूसी तौर पर जो सिंध सूरत हाल है डेल्टा वेरिएंट के, उधर कराची में ख़ास तौर पे कहा जा रहा था कि 100% केसेस सामने आए, जिस तरह से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी बता रहे थे। तो डॉक्टर फैसल महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, डेल्टा वेरिएंट के ऊपर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया है। आप लोगों को पता लगा कि ट्रांसमिशन जो है वो तकरीबन 100% जो केसेस थे वो डेल्टा वेरिएंट के ही थे वहाँ पर कराची के अंदर। मौजूदा सूरत हाल क्या है और आपने क्या देखा, ये वायरस किस तरह मुख्तलिफ है, ये वेरिएंट? देखिए 100% तो नहीं, ये डिपेंड करता है कि हम कब सर्वे करें।
तो डेल्टा वेरिएंट याद रखें कि हर सैंपल पे नहीं होता, ये सिर्फ एक मखसूस रैंडम सैंपल पे हम करते हैं और देखते हैं कितने डेल्टा वेरिएंट आ रहे हैं। और एक हफ्ते हमारे तकरीबन 90% थे, फिर एक हफ्ते थोड़े कम हो गए। अलबत्ता है ये कि प्रॉब्ली ज़्यादातर केसेस डेल्टा के ही आ रहे हैं और मुख्तलिफ यूँ है कि नंबर एक ये फैलता बहुत तेज़ी से, जैसे आपने अभी बताया, इसकी जो फैलने की शरह है ये काफ़ी गुना ज़्यादा है और इस वजह से घर में किसी को एक को होता है तो हम यही देखते हैं कि तकरीबन सभी को हो जाता है और ये बहुत तेज़ी से ये स्प्रेड कर रहा है। और दूसरे इसके अलामात भी थोड़े से मुख्तलिफ यूँ हैं कि इसमें खांसी थोड़ी कम होती है, इसमें नज़ला थोड़ा ज़्यादा होता है, पेट थोड़ा ज़्यादा ख़राब होता है, तो लोग अमूमन उनको पता ही लगता है कि उनको ये वायरस है और फिर वो टेस्ट लिए जाते नहीं और फिर वो और लोगों को फैला रहे होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह की सिंध की सूरत हाल है, आप क्या समझते हैं वफाक में और सिंध में जो है दोनों हुकूमतों के दरमियान इत्तफाक नहीं हुआ, उस वजह से जो सिचुएशन है वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है? और क्या ये दूसरे भी जो है पाकिस्तान के दूसरे जो सूबे हैं, दूसरे शहर हैं, उनमें भी फैल सकता है इसी तेज़ी से? जी, तो आई डोंट थिंक ये दोनों में इख्तिलाफ की वजह से ये है। ये आई थिंक टाइमिंग बस थोड़ी सी हमारी प्रॉब्लम थी, बिकॉज अगर आपको याद पड़ता है कि जब तीसरी लहर आई थी तो वो पंजाब में थोड़ी ज़्यादा पहले आई थी। उसके बाद पंजाब में रेट थोड़े कम में थे, वहाँ पे भी उन लोगों ने कर्फ्यू लॉकडाउन लगाया था। उसके बाद फिर सिंध में बढ़े थे और फिर सिंध में कम में थे और फिर चीज़ें रफ्ता रफ्ता खुलना शुरू हो गई थी। अलबत्ता मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा हमने एटलीस्ट सिंध में थोड़ा सा जल्दी खोला और ये वही टाइम था जब डेल्टा ने उसी वक्त सॉर्ट वो आया था वहाँ से, तो वो टाइमिंग इस तरह से हुई कि एकदम से वो टेक ऑफ हो गया। एंड वाकई पिछले एक हफ्ते में तो जो उसकी रफ्तार है बढ़ने की वो ऑलमोस्ट वर्टिकल होना शुरू हो गई। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, क्योंकि इस पे बहस चल रही है कि लॉकडाउन होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, इसका बेहतर फैसला शायद माहिरीन ही कर सकते हैं। तो बतौर माहिर आप क्या समझते हैं कि लॉकडाउन का फैसला बेहतर है? क्योंकि केसेस जिस तरह से आप भी बता रहे हैं बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे, शायद हम रोकने में, कम करने में कामयाब हो जाएंगे, 8-9 दिन का गैप पड़ेगा तो आई थिंक लॉकडाउन जो है ये इसका सोल्यूशन या परमानेंट हल तो नहीं है। अलबत्ता जिस रफ्तार से ये रेट्स बढ़ रहे थे और ये देखते हुए कि ये रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद बढ़ना शुरू हुए थे, तो यानी कि इंडोर डाइनिंग, आउटडोर डाइनिंग, सिनेमा ये सब बंद हो चुके थे मगर फिर भी रफ्तार बढ़े थे, तो इसके ऊपर एक तरह से एक ब्रेक लगाने की जरूरत थी और इस वजह से एक छोटा सा एक लॉकडाउन है ताकि ये जो एकदम से फैलना शुरू हुआ है उस पर थोड़ा सा काबू पाया जाए और फिर चीज़ें दोबारा खोली जाए। सबसे बड़ा मसला ये है कि जब तक लोग खुद कोऑपरेट नहीं करें तो कोई भी जो फैसला होता है वो नाकाफी होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से वैक्सीनेशन की अगर बात करें, जिस रफ्तार से वैक्सीनेशन इस वक्त जारी है पाकिस्तान में और अगर बात की जाए ख़ासतौर पर सिंध की भी, तो ये रफ्तार को देखते हुए आप एक अंदाजे के मुताबिक बता सकते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी हम कब तक हासिल कर सकते हैं? ये भी बहुत मुश्किल सवाल है क्योंकि इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि याद रखें अगर मैं आज जादू से सबको वैक्सीनेट कर दूं मुल्क में, तो फुली वैक्सीनेटेड उन्हीं को कहते हैं जो वैक्सीन लगाने के आखिरी डोज के भी 2 हफ्ते गुजर जाए। यानी कि ऐसा नहीं है कि वैक्सीन एक जादू है कि एकदम से वो सब कुछ गायब कर देगा। दूसरी चीज ये है कि वैक्सीन का सबसे इम्पोर्टेंट काम ये होता है कि ये अमवात से बचाता है और ये अस्पताल दाखिले से बचाता है, मगर फैलाव शायद इतना ना बचाए। और आपने ये भी देखा है जैसे कि अमेरिका में भी डेल्टा वेरिएंट की वजह से अब उन्होंने मास्किंग दोबारा शुरू कर दी क्योंकि उनको ये पता लगा कि जिनको डेल्टा वेरिएंट है, जिनको वैक्सीन लगी है, वो इतना बीमारी फैलाता है जितना अगर उसको वैक्सीन नहीं लगी थी। तो वैक्सीन जो है ये हमारा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं है। और ये हमारे जितने भी प्रिकॉशंस में से एक है, ये वाहिद प्रिकॉशन नहीं है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आपने पहले बताया कि डेल्टा जो वेरिएंट है ये किस तरह से मुख्तलिफ है कि ये तेज़ी से फैलता है और इसकी अलामात भी बताएंगे, लेकिन इसकी शिद्दत के हवाले से भी बताइएगा। इसकी शिद्दत भी ज़्यादा है? बरतानवी वेरिएंट की शिद्दत के बारे में जानते थे कि वो सबसे ज़्यादा शदीद था, इसकी शिद्दत ज़्यादा है बरतानवी वेरिएंट से? शिद्दत को असेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है एंड इस वजह से शिद्दत की अभी तक पूरी तरह डिटेल्स नहीं आई हैं। और उसकी वजह यह है कि अगर आपके इतना ज़्यादा फैल रहा है आपके माहौल के अंदर, आपके लोगों के अंदर, तो ऑब्वियसली शदीद लोगों की शरह भी बढ़ जाती है बिकॉज ऑब्वियसली ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो दोनों को कंपेयर करने का भी स्टडीज चल रही है, मगर फिलहाल लगता है कि शायद वो इतना शदीद नहीं है, मतलब सॉरी इतना ही शदीद है जितना बरतानवी था। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, आप अमेरिका का जिक्र कर रहे थे, फाइज़र की तीसरी डोज़ के हवाले से रिसर्चेस सामने आ रही हैं कि अगर बूस्टर लगा दिया जाए तीसरी डोज़ का तो शायद डेल्टा वेरिएंट के ख़िलाफ़ भी वो मौसर हो सकता है और नताइज कुछ बेहतर आ रहे हैं। फिर मुख्तलिफ ममालिक जो पाकिस्तान में वैक्सीन लग रही हैं उसकी भी तीसरी डोज़ की बात कर रहे हैं कि बूस्टर ही लगा दिया जाए। आप अभी तक स्टडी के मुताबिक क्या समझ पा रहे हैं कि हमें भी तीसरी डोज़ की तरफ बिलाखिर जाना ही पड़ेगा?
तो ये तीसरी डोज का जो सवाल है ये बहुत ही आजकल हॉट टॉपिक है। और इसमें अगेन आई थिंक कुछ चीजें वाज़ेह करने की जरूरत है। नंबर एक कि बूस्टर डोज की कोई क्लिनिकल स्टडी नहीं हुई अभी तक, यानी कोई ऐसी कोई रिसर्च नहीं हुई जो ये बताता है हतमी तौर पे कि तीसरी डोज से आपकी प्रोटेक्शन बढ़ जाती है। अलबत्ता कुछ ऐसी स्टडीज हैं जिसके अंदर वो कहते हैं भी आपकी एंटीबॉडी बढ़ती है। सेकंड चीज याद रखें ये है कि हमारे मुल्क में अभी तक बहुत ही कम लोगों को ओवरऑल वैक्सीन लगी है। अगर मैं कराची की बात करूं तो 22% तकरीबन को एक डोज लगी है, मगर 2 डोज वाले जो हैं वो तकरीबन 9 से 10% ही है। तो यानी कि अगर मेरे पास अगर इतनी वैक्सीन है, मैं ये बेहतर होगा कि ज्यादातर पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो जाए, बजाय इसके कि जिनको वैक्सीन लग चुकी है उनको मैं दोबारा वैक्सीन लगाऊं। और तीसरी चीज ये कि प्रॉबली आगे जाके सभी को बूस्टर लगाने की जरूरत पड़ेगी, या वही वैक्सीन या कोई नई वैक्सीन जो कि नए वेरिएंट्स को कवर करे। ठीक है डॉक्टर साहब, हेल्थ सिस्टम के हवाले से सिंध के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। बहुत ज़्यादा केसेस सामने आ रहे थे, अब कितना ज़्यादा प्रेशर है? वेंटिलेटर्स की अगर बात की जाए तो अवेलेबिलिटी के हवाले से भी बता दीजिएगा। तो कराची पे के हेल्थ सिस्टम पे दबाव अच्छा खासा है। अलबत्ता इसके साथ साथ जो काफ़ी हॉस्पिटल्स हैं वो अपने बेड्स मजीद खोल रहे हैं, मगर ये जो दबाव है और वेंटिलेटर बेड्स है, इसमें एक चीज़ जो कि अक्सर लोग बात नहीं करते हैं, इसके हेल्थ केयर वर्कर्स भी बहुत इन्फेक्ट हो रहे हैं। और अगर कोई हेल्थ केयर वर्कर जब इन्फेक्ट होता है, अगर आपके पास वेंटिलेटर पे बिस्तर है भी, अवेलेबल भी है, खुला भी है, तो हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि मैन पावर नहीं है। और हर दफ़ा कोई एक हेल्थ केयर वर्कर इन्फेक्ट होता है तो उसके इर्द गिर्द में जितने भी और हेल्थ केयर वर्कर्स है वो क्वारंटीन में चले जाते हैं। सो मैन पावर अच्छा खासा मुश्किल है। और ये जो अदाद शुमार है, ये हमारे जब आप सिर्फ वेंटिलेटर बेड देखते हैं तो उस पर ये वाज़ेह नहीं होते। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, वैसे तो हम आवाम को आप लोगों की जानिब से भी, मीडिया भी, गवर्नमेंट भी, इंतज़ामिया भी कोशिश करती है कि आगाह करते रहें, लेकिन डेल्टा वेरिएंट से जिस तरह से आप लोग नबर्द आजमाएं उस तरह दीगर सूबे अभी नहीं हैं, तो आप लोग ज़रा ज़्यादा बेहतर समझते हैं इसको। क्या आप आवाम को कहना चाहेंगे इस हवाले से कि किस तरह से एहतियात करें, SOPs को मज़ीद सख्त कर दें, क्योंकि हम तो बहुत रिलैक्स हो गए थे? नहीं, आई थिंक ये रिलैक्स होने का हरगिज टाइम नहीं है। इवन सिंध के अंदर अगर हम देखें तो कराची में एकदम से रेट बढ़े थे, अब हैदराबाद में भी बढ़ना शुरू हो गया। और इसी तरह से ये जिस तरह से तीसरी वेव थी कि पहले पंजाब में फिर सिंध में, तो ये प्रॉबली अगर हम मोहतात या एहतियात ना करें तो फिर ये सिंध से वापस पंजाब में, मतलब ये मुल्क तो एक ही है और लोग आगे पीछे तो जाते हैं। सो प्लीज SOPs पे अभी हाथ ना छोड़ें, खास तौर पे चूंकि अभी और भी त्यौहार आ रहे हैं। और सेकंड चीज ये कि वैक्सीन बहुत जरूरी है, वैक्सीन जल्द से जल्द लगाएं ताकि ज्यादातर लोग वैक्सीनेट हो जाएं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर फैसल, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि किस तरह से डेल्टा वेरिएंट जो है वो मुख्तलिफ है जो पहले वेरिएंट सामने आए थे, और अभी अगर एक शख्स को लगता है तो चांसेस कि पूरी फैमिली को ये वायरस लग जाएगा वो बहुत ज़्यादा चांसेस उसके बढ़ गए हैं, प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसकी जो उन्होंने कहा है कि ट्रांसमिशन किसी ने मतलब अगर राउंड में बैठे हैं लोग तो 5 लोगों को फ़ौरन से जो है ये अफेक्ट करता है। तो इसलिए आप लोगों को एक तो मास्क लगाने की ज़रूरत है, SOPs पर अमल करें और अब जल्द अज जल्द अपने आप को वैक्सीनेट करें, क्योंकि उसके अलावा कोई हल हमारे पास अच्छा दीगर सूबे अगर हम देखें ना, दीगर सूबों में मैं आवाम की बात करना चाह रहा हूँ कि हम ये सोचते हैं कि अच्छा अगर सिंध में हालात ख़राब हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी जगहों पर बेहतर है, अल्लाह करे कि बेहतर ही रहें, लेकिन फिर भी एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमने ये ट्रेंड देखा है कि अगर एक सूबे में जब पंजाब में केसेस ज़्यादा थे उस वक्त सिंध में केसेस कम थे। हम दूसरी लहर की और तीसरी लहर की अगर बात करें तो फिर सिंध में बाद में केसेस बढ़ गए थे जब पंजाब के अंदर केसेस नीचे आ गए थे, क्योंकि लोग तो ट्रैवल कर ही रहे होते हैं। तो एहतियात आप लोगों ने बहुत ज़्यादा करनी है और आप खुद को वैक्सीनेट करवाएं। बिल्कुल ऐसी अच्छा, क्योंकि हम देखते हैं कि एक सूबे में कम केसेस होते हैं तो वहाँ पर जो है लोग बड़े ज़्यादा रिलैक्स होते हैं और कि जी अब हमें SOPs पर अमल करने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, खास क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा जो है क्लियर हो गए। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जिस सिंध की सूरत हाल एकदम बिगड़ती है, तो ऐसे पंजाब में अगर सूरत हाल नॉर्मल है तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को चाहिए कि एहतियात अभी भी करें। केसेस वैसे स्मार्ट लॉकडाउन की बातें अब पंजाब के हवाले से भी की जा रही हैं, केसेस यहाँ पर भी बढ़े हैं। खैर हम आगे बढ़ेंगे और आपको इसी हवाले से ये बताएंगे कि कराची के ताजिरों ने लॉकडाउन में तोसी की सूरत में कारोबार ज़बरदस्ती खोलने का ऐलान भी कर दिया है। आइंदा माह 25% मुलाजमीन फारिग करने और हुकूमत को बिजली के बिलों की अदायगी ना करने का ऐलान भी कर दिया गया है। ताजिर एक्शन कमेटी जो है उन्होंने सुबह में लॉकडाउन के खिलाफ हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें ताजिर रहनुमाओं का कहना था कि सिंध हुकूमत ने कोरोना के बायस हमेशा ताजिरों पर ही बम गिराया, जबकि वज़ीर आज़म सिंध में लॉकडाउन के खिलाफ ऑर्डिनेंस जारी करें। ताजिर रहनुमाओं ने ये अपील की है। हाँ जी, और ताजिर रहनुमाओं का कहना है कि जब तक लॉकडाउन होगा ताजिर
बिजली का बिल देंगे, ना ही सूबाई और वफाक के टैक्सेस अदा किए जाएंगे। और कोरोना के फैलाव के जिम्मेदार पीपल्स पार्टी खुद है। ताजिरों ने यह भी कहा है कि चीफ जस्टिस गैर मुनसिफाना लॉकडाउन के खिलाफ सो मोटो एक्शन लें। और दूसरी जानिब एमक्यू पाकिस्तान के सेनेटर फैसल सब्जवारी ने भी सिंध हुकूमत के लॉकडाउन के फैसले को मुस्तरद कर दिया। और कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फैसल सब्जवारी साहब का भी यही कहना था कि वज़ीर आला ज़मानत दें कि 8 दिन बाद कोरोना नहीं फैलेगा। अगर तो 8 दिन बाद नहीं फैलेगा तो आपका फैसला ठीक है। कैसे आप जमानत दे सकते हैं कि 8 दिन बाद नहीं फैलेगा? बिल्कुल ऐसे। सिंध हुकूमत बताए कितने वेंटिलेटर्स मंगवाए हैं, अस्पतालों में सहूलतें कितनी बढ़ाई हैं, कितने नए वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए हैं। एमक्यूएम रहनुमाओं को कहना था कि सिंध हुकूमत जो है वो वफाक की बातें माने और स्मार्ट लॉकडाउन करे, मुकम्मल लॉकडाउन के वो भी खिलाफ में कह रहे मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ ना जाए। अच्छा, अब जो केसेस बढ़ रहे थे उसके पेश नज़र ये फैसला किया था सिंध गवर्नमेंट ने। और सिंध गवर्नमेंट ने फैसले के अंदर कहा था कि अपोजिशन भी हमारे फैसले से मुत्तफिक है, उनको भी हमने ऑन बोर्ड लिया। खैर, जो ताजरान कह रहे हैं उनकी बात जानने की कोशिश करते हैं, उनका मौक़िफ़ सुनने की कोशिश करते हैं। रहनुमा ऑल पाकिस्तान अंजुमन सिंध हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जावेद कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से आपसे हमने पहले भी बात की थी। अब अगर लॉकडाउन को तौसीह दी जाती है, बढ़ा दिया जाता है, तो एहतजाज का लाएमल आपने थोड़ा सा बताया, सर क्या करेंगे आप लोग? देखिए जी, हमने कोशिश की है कि हम कोई भी ऐसा काम न करें जिससे हमारे मुल्क को और आवाम को नुकसान पहुंचे। हमारे प्रोग्राम में शामिल था कि हम रोड पे धरना दें, लेकिन मुशावरत के बाद हमने मुल्की मफाद के खातिर हमने इसे पोस्टपोन किया और हुकूमत को एक मौका दिया गया है कि खुदारा छोटे ताजरों पे वो रहम करे। बिलखुसूस सिंध हुकूमत जिस तरीके का सलूक छोटे ताजरों के साथ सिंध हुकूमत ने किया है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। आज सूरत हाल यह है कि हमारे मुल्क में वैक्सीनेशन जो हुई है वो 2.9 है और इस वक्त अमेरिका 57% अपने कर चुका है फुल वैक्सीनेशन, कनाडा 60%, अमेरिका 50%। लेकिन हम पहले दिन से ये बात चिल्ला कर सिंध हुकूमत से, विफाक से ये कह रहे थे कि आप वैक्सीनेशन का कैपेसिटी बढ़ाएं, लेकिन हमारी बात पे तवज्जो नहीं दी गई। और पिछली जो ईद गुजरी है, जो मवेशी मंडी में जिस तरीके से का जो इन्होंने किसी SOP का ख्याल नहीं किया और उसके बाद ये डेल्टा वेरिएंट इस तरीके से फैला कि वो अब संभलने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन हुकूमत को अभी भी एक मौका है कि वैक्सीनेशन की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए पाक और फौज से मदद ली जाए ताकि डोर टू डोर जाकर वैक्सीनेशन की जाए। अच्छा, और छोटे ताजरों सूरत हाल है कराची में, सिंध में हम बात करें तो केसेस बहुत ज़्यादा मुस्बत केसेस जो उनकी शरह में इजाफा होता जा रहा है और सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। ऐसे में अगर सिंध हुकूमत लॉकडाउन ना करती तो उसके पास क्या मजीद ऑप्शन होते, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? आपके पास कोई ऐसे ऑप्शन हैं, वो आप दें। देखिए जी, हमारे पास बिल्कुल ऑप्शन मौजूद थे और हमने हुकूमत से कहा था आप जब भी मीटिंग होती है स्टेक होल्डरों को जरूर बिठाएं, लेकिन कभी भी हुकूमत ने हमें वहां मीटिंग में बुलाना गवारा नहीं किया। और वहां से जो प्रेस नोट जारी होता है उसमें कहता है कि ताजिरों ने हिमायत का ऐलान कर दिया, कराची चैम्बर ने हिमायत का ऐलान कर दिया, फेडरेशन ने, हालांकि सब ने उसी लॉकडाउन की मुखालफत की है। हमारे पास यही था कि जितनी भी मार्केटें हैं उनके अंदर SOP पर मुकम्मल मतलब अमल दरामद हुकूमत कराए। हम अपने स्टाफ को, अपने ऑनर को वैक्सीनेशन करवा चुके हैं, लेकिन मनफी प्रोपेगेंडे की वजह से लोगों ने वैक्सीनेशन से यानी ये कह लें कि उसे कोई रिस्पांस देने को तैयार नहीं था, इसलिए ये केसेस और आज भी इसके खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लेकिन सलाम है हमारे फ्रंटलाइन डॉक्टरों को और दूसरे जिस तरीके से वो इस जंग में हमारी जो लड़ रहे हैं और उनको किरदार को हम हमेशा सराहेंगे। लेकिन मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी मुतालबा करता हूँ ये गैर मुनसिफाना ये लॉकडाउन के लिए वो सोबोटो लें और सिंध हुकूमत जिस तरीके के छोटे ताजरों का माशी कत्ल कर रही है इसकी मिसाल कब मिलती नहीं है। लेकिन हुकूमत चाहती यह है कि छोटा ताजिर कभी खुशहाल ना हो और इस मुल्क की मैशत कभी संभल ना पाए। लेकिन ठीक है कुरैशी साहब, इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? गवर्नमेंट तो ये जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है कि अगर हम SOPs की जो पाबंदी है या जो हमने पाबंदियां लगाई हैं, लॉकडाउन लगाया है, उसको नरम कर देंगे तो केसेस बढ़ सकते हैं। तो गवर्नमेंट तो ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। तो जो लोग मुतालबा कर रहे हैं इस वक्त जितने भी लोग हैं वो भी इस जिम्मेदारी को नहीं उठा सकते हैं। तो गवर्नमेंट को ही ये फैसला नहीं करना चाहिए कि हालात कैसे हैं और हमें क्या करना चाहिए? हमजा साहब, ये जो बात गवर्नमेंट जो कह रही है ऐसे नहीं है। कोरोना छोटे शॉपिंग सेंटर और मॉल और रेस्टोरेंट और मैरिज हॉल से नहीं,
दूसरे जो सेक्टर हमारे जो खुले हुए हैं, जो वैक्सीनेशन करवा चुके हैं, कम से कम उन्हें कारोबार करने की इजाजत दी जाए। हम ये मुतालबा हुकूमत से करते हैं, लेकिन हुकूमत हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं है। वो चाहती है कि एक ऑर्डर लाती है शाही हुक्म और फौरी तौर पर नाफिज हो जाता है, और उसके बाद आज आपका कराची में दिहाड़ीदार तबका 40 लाख अफराद है, आज वो बेरोजगार है। मुझे पता है रियासत का काम माँ जैसा है कि माँ अपने बच्चे को भूखा मारेगी। हमारी रियासत इस वक्त बेरोजगारी इस कदर बढ़ चुकी है, और जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो जराइम की शरह भी बढ़ेगी। लेकिन हुकूमत ये बात समझने से बाला। ठीक है क्रैश साहब, जब आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने अल्टीमेटम दिया, आपने ये भी कहा कि हम बिजली के बिल नहीं देंगे अगर इसको बढ़ा दिया गया लॉकडाउन को, और हम लोग टैक्स भी अदा नहीं करेंगे। क्या किसी हुकूमती नुमाइंदे ने आपसे राबता किया, आपसे बातचीत करने की कोशिश की? नहीं, किसी भी हुकूमती नुमाइंदे ने हमसे कोई बातचीत नहीं की है। वो स्टेक होल्डर से तो बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो इधर उधर से बंदे लाकर बैठा दिए जाते हैं और वो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। लेकिन हमसे ये तजावीज लेते तो हम हुकूमत के साथ, हमने पहली वेव, दूसरी, तीसरी के अंदर हुकूमत के साथ ताउन किया है। हमने कोई वायलेशन नहीं की। हमारे छोटे ताजरों को जिस तरीके से आज पुलिस रुस्वा कर रही है, उसके तरीके से कि उन्हें गालियां दी जाती हैं पुलिस की तरफ से, उन पे FIR काटी जाती है। अच्छा कुरैशी साहब, जिस तरह के लॉकडाउन की सूरत हाल है, एक अंदाजे के मुताबिक कराची को इस वक्त नुकसान कितना हो रहा है डेली बेसिस पर, और दूसरा ये कि जो सिचुएशन बनी हुई है, तो क्या आप लोगों ने हुकूमत से बात की है, वफाकी हुकूमत से? देखिए जी, हम दोनों की तरफ देख रहे हैं इस वक्त, वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत की तरफ। कराची का डेली का नुकसान इस वक्त जो मौजूदा लॉकडाउन चल रहा है वो 5 अरब रुपए का है, और ये 9 से 10 दिन के अंदर 45 से 50 अरब रुपए का नुकसान होगा। क्या ये सिंध हुकूमत पूरा कर पाएगी? बेरोजगारी अभी आप देखें, जो पिछली सहमाई को स्टेट बैंक की जो रिपोर्ट आई है उसमें 32 लाख अफराद बेरोजगार हुए हैं। लेकिन आप जो लॉकडाउन लगाया है ये 50 लाख से ऊपर तजावज कर जाएगी। हुकूमत के पास कोई होमवर्क नहीं है। आप देखें, सिंध हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन नाफिज किया, अगले दिन उस नोटिफिकेशन के अंदर फिर इन्होंने तरमीम की। इनके पास कोई होमवर्क नहीं होता, एक शाही हुक्म होता है और वो नाफिज हो जाता है। यहाँ बादशाही निज़ाम है, कोई जमहूरियत नहीं है किसी स्टेक होल्डर से। ठीक है जावेद कुरैशी साहब, बहुत आपका सब सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और जो ताजरों के मसाइल हैं उस हवाले से आप बता रहे थे। खैर, स्टेक होल्डर्स हैं ताजर, और गवर्नमेंट को जो भी फैसले करने चाहिए वो इनके साथ मुशावरत से इनकी तजावीज़ लेकर करने चाहिए। और दूसरा, हमें भी बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए कि हालात इतने ख़राब हैं तो गवर्नमेंट को इतने सख्त फैसले करने पड़े हैं। लेकिन जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी कहा है कि जो मुकम्मल लॉकडाउन है ये किसी मसले का हल नहीं है, इसीलिए वो उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ दी थी। खैर, हमें यहाँ पर लेनी एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सब सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सब सवेरे पाकिस्तान। और कुछ अच्छी खबरें भी आ रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि रहन सहन के अखराजात के हवाले से पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है, और इस दर्जा बंदी में अफगानिस्तान को दूसरे, जबकि भारत को तीसरे और शाम को चौथे नंबर पर रखा गया। अच्छा, यही तो बात है कि जब कंपैरिजन में ये ममालिक आ रहे हैं तो फिर देखना पड़ेगा कि अच्छा इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो हमें क्या बता रहे हैं, और क्या हम ये कह सकते हैं कि ये वाकई चीपेस्ट कंट्री है, इसके जो फैक्टर्स लिए गए हैं वो दुरुस्त भी है कि नहीं। क्योंकि अवाम जो बात कर रहे हैं या हम जो हालात देख रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और कुव्वत ख़रीद है ही नहीं। अगर कुव्वत ख़रीद ज़्यादा हो तो फिर तो आप महंगाई हो भी तो लोग जो है अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन कुव्वत ख़रीद भी तो कम है। खैर, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू ने कॉस्ट ऑफ लिविंग पर सालाना रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान रहन सहन के अतबार से दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। और रिपोर्ट के मुताबिक रहन सहन कुव्वत बर्दाश्त के तखमीने के लिए 4 पैमाइशी मेयारात इस्तेमाल किए गए हैं। उसमें रिहाइश है, नकलो हमल के किराए उसको देखा गया है, मेयारात में कुव्वत ख़रीद है, सारिफ कीमत है, रोज़मर्रा अशिया को, इन चीज़ों को शामिल किया बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि नताइज के महंगे तरीन शहर जो है वो न्यूयॉर्क में है, और रहन सहन अखराजात के साथ मुआवजा किया गया, तो उन्होंने महंगे तरीन शहरों में जो है न्यूयॉर्क का नाम आया इस फहरिस्त में। जबकि रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि दुनिया में रोज़मर्रा अशिया की कीमतों ने ज़्यादा मजबूत मईशतों को भी मुतासर किया है।
एक तरफ आर्मी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है तो दूसरी जानिब महंगाई के बोझ तले दबे शहरी चीखे मार है। अच्छा, मुल्क में नए माली साल 2021-22 में मतलब पहले माह के 4 हफ्तों के दौरान अगर हम देखें मुसलसल महंगाई की शरह में इजाफा जारी रहा और सालाना बुनियादों की बात कर ली जाए तो महंगाई 12.20% हुई है और वफाकी इदारा शुमारियात महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट की अगर बात करें तो उसके मुताबिक भी एक हफ़्ते के दौरान टमाटर और प्याज और अंडे समेत 23 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। तो इस रिपोर्ट को हमें किस तनाजुर में देखना चाहिए? इस रिपोर्ट का मतलब क्या है? क्या ये कोई अच्छी है पाकिस्तान के हवाले से रिपोर्ट या फिर ये अच्छी रिपोर्ट नहीं है? इसको समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर, पेट्रोल के ऊपर कुछ बातें हो रही थी और उसके ऊपर ये भी बातें हो रही थी कि जी कि अगर खित्ते की बात की जाए तो पाकिस्तान में सबसे सस्ता पेट्रोल मिल रहा है, फिर ये वाला मामला भी है। कुछ वज़ीर आज़म साहब ने भी गुफ्तगू किया, आपको वो भी सुनाते हैं। आज जो सबसे सस्ता मुल्क दुनिया में वो आपका पाकिस्तान है। पेट्रोल बदकिस्मती से लोग हमें कीमत बढ़ानी पड़ती है। दुनिया में 47% बढ़ा है, पाकिस्तान में 11% बढ़ा है सिर्फ। आज सारे मुल्कों में से जिधर जो तेल इंपोर्ट करते हैं सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल पाकिस्तान में है। हमारे लिए सबसे बड़ा जो मसला है ना, जो मेरे लिए हुकूमत के लिए तकलीफ दे रहा है, वो जो महंगाई है। डॉलर्स हमारे कम हो गए मुल्क में, उसकी वजह से रुपए गिर गया, डॉलर की कीमत ऊपर चली गई, सारी चीज़ें महंगी हो गई। जो तनख्वाहदार तबका उसको तो वाकई हिट हुई है कि अगर आपकी तनख्वाहें हैं तो जब चीज़ें ऊपर गई हैं, तनख्वाहदार तबके के लिए मुश्किल वक्त, और उनके लिए हमने अभी सैलरी उनकी इंक्रीज़ की है, बढ़ाई है इस बारी। तो मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूँगा कि जो इंडस्ट्री वाले हैं, आप अपने जो मजदूर हैं उनकी आप ज़्यादा तनख्वाहें बढ़ाएँ। वज़ीर आज़म साहब ने इस बारे में क्या बात की आपने वो भी सुना। हम बात करेंगे मुआशी तज्ज़ियाकार आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब हमारे साथ मौजूद है। आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, ये रिपोर्ट है, फिर हम इसके साथ अफ़गानिस्तान को देखते हैं और शाम को देखते हैं, तो कुछ समझ नहीं आ रही है इस रिपोर्ट की कि इसको किस तरीके से हम जो है इंटरप्रेट करें या परसीव करें। थोड़ा सा बताइएगा, क्या ये रिपोर्ट पाकिस्तान के बारे में एक अच्छी रिपोर्ट है? देखिए, ये बेसिकली मैक्रो लेवल की पिक्चर आपको दिखाती है कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जो आबादी है, अगर रहन सहन के अखराजात का तखमीना देखा जाए, रेंटल इंडेक्स को देखा जाए, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसको देखें और जो ग्रॉसरी का इंडेक्स है, उन 4 चीज़ों पे देखें तो एवरेज क्या पड़ती है। एवरेज जो है ना, एवरेज थोड़ा सा आपको मिसलीड कर देती है। अगर आपकी आमदनी जो है वो 1 लाख रुपए है, मेरी आमदनी जो है वो 10,000 रुपये है, तो हमारी जो एवरेज है वो 55,000 रुपये फीकस निकलेगी हम दोनों की। तो एवरेज जो है वो इनइक्वालिटी या इनइक्विटी जो है उसको शो नहीं करती है। तो ये रिपोर्ट बिल्कुल दुरुस्त कह रही है कि पूरी दुनिया में इस वक्त महंगाई चल रही है। अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो ये खित्ता जो है जिसमें कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया आते हैं, आबादी के लिहाज से यहाँ पे जो रहन सहन है लोगों का, यहाँ पे जो अखराजात हैं वो सबसे कम है। लेकिन ये रिपोर्ट जो नहीं बताती, फॉर एग्जांपल ये नहीं बताती कि इंडिया में कितने मिलियन लोग जो हैं वो फुटपाथ पे सोने पे मजबूर हैं, क्योंकि वो तो एवरेज आपको बता रही है ना पूरे इंडिया का 1.39 बिलियन पॉपुलेशन का। इसी तरह जो पाकिस्तान का एक एवरेज बता रही है कि पाकिस्तान में एवरेज अगर देखी जाए तो उसमें ये चारों चीज़ें जो हैं ये बाकी दुनिया की। ठीक है आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब, क्योंकि इसका जिक्र वज़ीर आज़म साहब ने खुद भी कर दिया और साथ वफाकी वज़रा भी इसको शेयर कर रहे हैं, तो इस पे बात होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या ये परचेजिंग पावर के हवाले से भी नहीं बताती कि परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा कम है पाकिस्तान की? उस रिपोर्ट में न्यूयॉर्क की बात हो रही है। अगर हम जापान की भी बात कर लें तो जापान के अंदर परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वो महंगा होगा रहने के लिए मुल्क, लेकिन उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ली जाए, ये सारी चीज़ें मिला के इस रिपोर्ट को हमें नहीं देखना चाहिए या वफाकी वज़रा को शेयर करते वक्त ये चीज़ें नहीं मलूज़ खातिर रखनी चाहिए? देखिए, जब हम परचेजिंग पावर की बात करते हैं तो परचेजिंग पावर भी तो आपकी औसत परचेजिंग पावर आती है ना। आपकी और मेरी परचेजिंग पावर का मिला के हम औसत तो निकाल सकते हैं। या हम 3 लोग जिस वक्त शो में बैठे हैं तो उसका एक औसत तो निकाल सकते हैं, लेकिन उससे ये पता नहीं चलेगा कि उसमें से किसकी बहुत ज्यादा परचेजिंग पावर, हम तीनों में से किसकी बहुत कम है। तो ये सारे जो इंडिकेटर्स होते हैं ये मेगा इंडिकेटर्स होते हैं। ये आपके लिए एक रिफ्लेक्शन तो है। यहाँ पे लोगों की इनकम ज़्यादा होगी, वहाँ पे उनको एक्सपेंसेस भी ज़्यादा करना पड़ेंगे। यानी परचेजिंग पावर की जब आप बात कर रहे हैं तो वो तो इक्वलाइज हो जाती है। जब आप स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर्स को देखते हैं तो उसमें एक परचेजिंग पावर पैरिटी का एक कॉन्सेप्ट है जी। एक जो बड़ी सादा सी उसकी डेफिनेशन देखी जाती है वो ये होता है कि एक मशहूर बर्गर है, उसके बारे में कहते हैं कि वो बर्गर जो है वो दुनिया के किस हिस्से में कितने का मिलता है, और वो आपका एक डॉलर इंडेक्स पैरिटी बन जाता है। ये एक
बड़ा रफ सा मेथड है Exactly. कि एक जगह पे $250 का है, दूसरी जगह पे वो $1.5 का है, तीसरी जगह पे वो 2 पाउंड का है, तो इसका मतलब है कि आपके $250 जो है वो इतने के बराबर बन गए। तो ये एक परचेजिंग पावर कंसेप्ट उसको दे देता है। पाकिस्तान में इस वक्त नो डाउट के दुनिया के बहुत से ममालिक की निस्बत जो कमोडिटी रेट्स हैं उस तरीके से हाई नहीं हुए जैसे कि बाकी जगहों पे हैं, लेकिन जब हम 220 मिलियन लोगों की आबादी का जिक्र करते हैं और उसमें जो तफरीक है, मुआशी तफरीक जो है ऊंच नीच, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और कल वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में, अगर आप जो टेलीफोनिक उनके इंटरेक्शन था वो जो उन्होंने उसमें 40% लोगों के लिए फूड सब्सिडी का ऐलान किया था कि उनको टारगेटेड सब्सिडी जो है सास प्रोग्राम का जो डाटा इकट्ठा किया जा रहा है वो दी जा रही होगी। तो ये आपको रिफ्लेक्ट करता है कि कम से कम 40% लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जो कि उस जो तफरीक है उसका शिकार हो रहे हैं। यानी हमें अगर मैक्रो लेवल के इंडिकेटर्स देखेंगे तो वाकईतन हम बहुत बेहतर हैं बाकी दुनिया से, लेकिन विद इन डैट भी तो एक तफरीक मौजूद है ना, और उसकी तरफ अब हुकूमत जो है वो फोकस करना चाह रही है अपने एहसास प्रोग्राम के डाटा के ज़रिए। अच्छा सुलैरी साहब, क़ुव्वत ख़रीद बेहतर ना होने के बायस सबसे जो सस्ता मुल्क है उसका कहा जाता है कि पाकिस्तान है, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि मुल्क में महंगाई ज़्यादा है और बहुत सारे हल्के मानते भी हैं कि पाकिस्तान में महंगाई ज़्यादा है। देखिए महंगाई जो है ना, महंगाई अगेन ये एक रिलेटिव टर्म बन जाती है कि अगर आप उस ब्रैकेट में आते हैं जिसकी कि आमदनी पाकिस्तान में रहते हुए जो टॉप 20% ब्रैकेट है, तो वो लोग होंगे जो कि शायद अपनी ग्रॉसरी भी इंपोर्टेड ही करते हैं, वो कभी आपकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए की तरफ भी नहीं जा रहे होंगे। जब आप लोएस्ट क्वांटाइल की बात करते हैं तो उनके लिए शायद फ्री से थोड़ा सा ऊपर जो है वो भी बहुत महंगा हो। तो महंगाई जो है वो पाकिस्तान में समेत दुनिया के बाकी ममालिक में कमोडिटी प्राइस बढ़ने की वजह से वो हिट कर रही है। हुकूमतें कोविड के तनाज़ुर में शायद महंगाई को नहीं रोक पाएंगी, लेकिन वो ये कर सकती हैं कि वो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में कैसे इजाफा करें, लोगों को रोज़गार कैसे मुहैया करें, या लोगों के लिए टारगेटेड सब्सिडीज़ जो हैं वो कैसे दें। और अगर मैं पाकिस्तान हुकूमत की स्ट्रेटजी देखता हूँ और इंशाल्लाह अगर ये एहसास प्रोग्राम का जो डाटा इकट्ठा किया जा रहा है अगर ये रोल हो जाता है तो कम से कम टारगेट सब्सिडी जो है जो लोएस्ट क्वार्टाइल को मिल जाएगी। हाँ, जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास इसमें इफेक्ट हो रहा है क्योंकि मिडिल क्लास वो बगैर जाने वो सब्सिडी अवेल कर रहा था किसी न किसी तरीके से। यूटिलिटी स्टोर पे चले जाते थे, रमजान बाजार में। ठीक है सुलैरी साहब, ये भी बता दीजिएगा कि मसला ये है कि ट्विटर पर आपको पता है कि हर चीज़ सोशल मीडिया के ऊपर शुरू हो जाती है, दो तरह के ग्रुप्स बन जाते हैं। अब दूसरा ग्रुप ये कह रहा है, एक ग्रुप तो चलें ये शेयर कर रहा है, इस बात को बाय करने के लिए भी तैयार है कि पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है जी रहने के हवाले से, और अगर पेट्रोल की कीमतों की बात कर लें तो वो खित्ते के हवाले से। लेकिन जब वफाकी वज़रा ये बात कर रहे होते हैं या वज़ीर आज़म साहब ये बात कर रहे होते हैं तो क्या ऐसी रिपोर्ट्स को ग्लैमराइज किया जा रहा होता है? उसका ये मतलब तो नहीं होता कि देखें जी हालात तो बेहतर हैं पाकिस्तान के अंदर, तो इतनी कोई वावेला करने वाली बात नहीं है, और फिर गुंजाइश भी निकल आती है मज़ीद पेट्रोल महंगा करने की अगर हम ऐसी रिपोर्ट शेयर करें तो? पॉजिटिव वाइब जो है वो तो बहरहाल इन चीज़ों से निकलती है, और अच्छा गुंजाइश हो या ना हो, जब आपकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ेंगी तो आपकी डोमेस्टिक कीमत जो है वो बढ़ाना पड़ेगी। यानी हुकूमत जो है इस वक्त अगर पेट्रोल की कीमत को ग्रेजुअली नहीं बढ़ा रही होगी तो उसका नतीजा ये होगा कि साल के आखिर में एक लंबा चौड़ा फिस्कल डेफिसिट जो है वो खड़ा हो जाएगा। तो ये आप इस तरह की रिपोर्ट शेयर करें या ना शेयर करें, अगर पेट्रोल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में इसी तरीके से तेज़ी पे रहती है, जो कि कोविड वैक्सीन के बाद जो रिकवरी आ रही है उसके बाद एनर्जी की डिमांड जो है वो बढ़ रही है पूरी दुनिया में, तो जाहिर है कि हुकूमत को उसको बढ़ाना है। हाँ, अगर उसको सब्सिडी का कुशन जो हुकूमत के पास था वो बड़ा जल्द ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर मुश्किल पड़ जाएगी। तो यहाँ पे अगेन वही आर्गूमेंट आ जाएगा कि क्या क्रॉस द बोर्ड सब्सिडी दी जानी चाहिए, एक पराठों वाले को भी पेट्रोल उसी रेट पे मिले जितना एक मोटरसाइकिल वाले को या चिंकी वाले को मिलता है। तो वहाँ पे जवाब आएगा कि नहीं जी इसको टारगेटेड सब्सिडी रखें। टारगेटेड सब्सिडी में जो आपका लोएस्ट क्वांटाइल है उसको आप सब्सिडाइज करें, डायरेक्ट उसको पेमेंट करें। बड़ी गाड़ी वाले के लिए पेट्रोल महंगा हो, लेकिन वो जो दरमियानी गाड़ी वाला बीच में है, मैं दोबारा से दोहराता हूँ कि मिडिल क्लास जो है वो इफेक्ट होगी, क्योंकि मिडिल क्लास को अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडी पे मिडिल क्लास का बड़ी हद तक इन्हिसार है। बिल्कुल ठीक है। आबिद कीम सुलैरी साहब बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पहले पाकिस्तान बात कर रहे थे। अच्छा, रिपोर्ट एक है
रिपोर्ट को मुख्तलिफ एंगल से जो है जांचा जा सकता है और इसके मुख्तलिफ जो हैं ज़ावियों से इसको देखा जा सकता है कि क्या है। और अगर हम देखें कंपैरिजन की बात, तो फिर जब इसको शेयर किया जाए, क्या हमें ग्राउंड रियलिटीज़ का नहीं पता। अगर हम एक तरफ बात करें कि सबसे बड़ा चैलेंज हमारा महंगाई है और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि चीपेस्ट कंट्री है ये रहने के लिए, और फिर आप कंपैरिजन भी तो देखें एक जगह कैसे हालात हैं हमारे हमसाया मुल्क के अफगानिस्तान के, और वो भी जो है हमारे साथ साथ मौजूद नज़र आ रहे हैं और फिर देख सकते हैं कि सिचुएशन क्या है हमारी ग्राउंड रियलिटीज़ पर पाकिस्तान की खास तौर पर। खैर आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पंजाब में तलबा की, क्योंकि तवील छुट्टियां थी वो ख़त्म हो गई हैं और सुबह भर में आज से तमाम सरकारी और निजी स्कूल जो है वो खुल गए हैं, जिसके साथ साथ ही हम देखते हैं कि नया तालीमी साल भी शुरू हो गया और हज़ारों बच्चे पहली दफ़ा स्कूल्स में अब कदम रख रहे हैं। कोरोना वबा की वजह से एक दिन में 50% तलबा को बुलाने की अब इजाज़त दी गई है। लड़कों के लिए स्कूलों के औकातकार के हवाले से बताया जा रहा था और लड़कियों के कुछ मुख्तलिफ हैं। लड़कों के लिए सुबह 7:30 बजे से 12:30 बजे तक रखे गए हैं, जबकि लड़कियों के लिए स्कूल सुबह 7:45 पर लगेगा और जो है छुट्टी 1:45 बजे हो जाएगी। वज़ीर तालीम पंजाब मुरादरा साहब भी ये कह रहे हैं तालीमी इदारों में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद होगा। बिल्कुल ऐसी, और उन्होंने कहा कि अगर खिलाफ वर्जी की जाएगी तो उनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। दूसरी जानिब हम देखें पंजाब में अगर तो यकसा तालीमी निज़ाम जो उसके हवाले से अब अमली तौर पर काम करने वाला पहला सूबा बन गया है पंजाब, और सूबे में आज से तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों और दीनी मदारिस की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी यकसा निसाब तालीम नाफिज कर दिया गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। बात कर लेंगे वज़ीर पंजाब डॉक्टर मुरादरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुरादरा साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अच्छा सर, नया तालीमी साल शुरू हो गया, सबसे पहले यकसा निसाब तालीम पर बात कर लेते हैं। सर एतराज़ात बहुत ज़्यादा आ रहे थे, क्या वो दूर कर दिए गए हैं आप लोगों की जानिब से? देखिए जी, एतराज़ात उनसे आते हैं हमेशा जिनको सब कुछ पता है, जिनको शुरू से इन्वॉल्व किया गया। जब ये 2.5 साल पहले कमेटी बनी थी, इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर के लोग भी थे, सिविल सोसाइटी भी थी, उलमा भी थे, सब थे बीच। ये 40 मेंबर से ज्यादा की कमेटी थी जब ये काम शुरू किया गया। सो एवरीबडी हैज बीन ऑन बोर्ड। और अब आके अगर कोई इस पे कहेगा कि हमें नहीं पता था, तो वो बिल्कुल गलत है। सो दैट्स व्हाई आई डोंट बिलीव कि ये कोई ऐसी चीज करने हम जा रहे हैं जिसका लोगों को पता नहीं था। हमने पंजाब में स्पेशली प्राइवेट सेक्टर को 3 दफा बुलाया और उनको कहा कि जी ये करने जा रहे हैं, ये कर रहे हैं। ठीक है मुरादरा साहब, ये बता दीजिएगा, कहा जा रहा है कि NOC नहीं दिया गया पब्लिशर्स को, जिससे बड़ा मसला पड़ रहा है। ये NOC क्यों नहीं दिया गया पब्लिशर्स को? ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। इनको बुलाया गया, इनको कहा गया कि जी आप आए, आप जमा करवाएं। इनको डेट्स दी गई कि जी इस डेट को आप जमा करवाएंगे, आपको इस डेट को नसीब मिलेगा, इस डेट को जमा करवाएंगे। हमने इनकी वजह से, क्योंकि हमने स्कूल ईयर जल्दी शुरू करना था, हमने उसको और छोटा किया प्रोसेस को। अच्छा। और हमने कहा जी कि आप बताएं, और अभी भी आप देखें एक लिस्ट है बुक्स की जिनको हमने NOCs दी है, पूरी एक लिस्ट है किताबों की जिन्होंने टाइम पे जमा करवाए, उनको NOCs दिए। और इस तरह का कोई बात नहीं है। देखें, ये एक आपको पता है कि इस मुल्क में सिर्फ माफियाज बनाए गए थे पहले, जो कि डिफरेंट चीजों को रोकने के लिए और अच्छे कामों को रोकने के लिए। अच्छा। और वो अपने सेल्फ बेनिफिट को सिर्फ देख रहे होते हैं। तो इसलिए ये आके कहना कि जी हमें कॉन्फिडेंस भी नहीं लिया, हमें बताया नहीं, सबको कोई मुझे आज आके ये चैलेंज कर दे कि जी उनको बताया नहीं गया या उनको ऑन बोर्ड रखा नहीं गया, तो आके हमें बताएं। अच्छा मुरादरा साहब, जिन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें, वहाँ पर अगर यकसा निसाब तालीम वो नाफिज नहीं करते तो उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई भी की जाएगी? देखिए, मेरे साथ तो सबने, हमारे डिपार्टमेंट के साथ तो सबने एग्री किया है कि वो करेंगे। सो हम तो एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे कोई नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तो फिर उसके लिए तो हम ऑब्वियसली स्टेप्स लेंगे जो हमसे भी हमें लेने पड़ेंगे। ठीक है मुरादरा साहब, ये भी बताइएगा इस निसाब की खुसूसियात क्या हैं? अच्छा, पेरेंट्स खासतौर पे, और क्योंकि पेरेंट्स फैसला कर रहे होंगे अपने बच्चों के हवाले से, वो भी मुतमईन आपको नजर आ रहे हैं? आपने कुछ इस हवाले से भी सर्वे करवाया? बिल्कुल, मैं आपको ये बताऊं, देखें कि हमने अपनी ये किताबें जो है ये सबको पढ़ाई, जितने आपके प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं सब। उन्होंने कहा जी कि वाकई में बड़ी अच्छी किताबें बनाई, इनके अंदर कोई माइनर चेंजेस हैं वो आपको जरूर करने चाहिए। हमने कहा जी पहली दफा एक चीज लेकर आए, आगे चल के चीजों के अंदर चेंजेस लाए जाते हैं और उनको और बेहतर से बेहतर किया जाता है। एक ही चीज ला के, जिस तरह पिछली हुकूमतें एक ही किताब ला के 10-20 साल चलाती रही, ठीक है, आपको हर साल उन बुक्स के अंदर चेंजेस करने पड़ते हैं, अपडेट करना पड़ता है जरा चीजों को, और उनको बेहतर से बेहतर करना पड़ता है। ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर ने आके तारीफें की, और मैं आपको पहली दफा बताऊं हमने क्या, हम टीचर ट्रेनिंग जो है वो प्राइवेट सेक्टर की फ्री कर रहे हैं उन टीचर्स। हमारा जो कायद डिपार्टमेंट टीचर ट्रेनिंग करता है, और मैंने इसके एक स्टेप फर्दर क्या किया
कि मैंने पहली दफा जो हमारे लीड ट्रेनर्स और मास्टर ट्रेनर्स हैं 50% मैंने प्राइवेट सेक्टर से लिए, जो आज तक कभी नहीं हुआ, ताकि एक अच्छा कंपटीशन का माहौल भी बनेगा और हम उनसे सीखेंगे, वो हमसे सीखेंगे, ताकि लोग ये ना कहें जी कि ये फिर वही गवर्नमेंट के ट्रेनर्स हैं जिनको आता नहीं है या ये नहीं है या वो नहीं है। तो मैं 50% प्राइवेट सेक्टर से ट्रेनर्स लेकर आया, तो वो सारे मिलके इस वक्त भी टीचर ट्रेनिंग जो है वो हमारी चल रही है नेशनल करिकुलम। अच्छा, मुराद राज साहब, इस वक्त जो है आज जो है फर्स्ट डे है, स्कूल खुल गए हैं, और आप क्या अब जो SOPs पर इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करें तो किस तरह से किया जाएगा, सख्ती कैसे की जाएगी, और दूसरा इस बात को यकीनी बनाया गया कि जो तमाम टीचर्स हैं वो वैक्सीनेट होकर आए हैं? जी देखें, दो चीजें मैं आपको बताऊं। एक तो हमारी टीम है सब जगह आज पंजाब में निकली हुई है, मेक श्योर के SOPs फॉलो हो रहे हैं। दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊं, देखें वैक्सीनेशन इतनी स्पीड पे माशाल्लाह हो रही है, इस वक्त 3 करोड़ से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। तो मैं टीचर्स तो हमने वैक्सीनेट करवाए हैं, मगर मैं चाह रहा हूं कि जो फैमिलीज हैं वो फोकस करें। सबसे जरूरी है माँ बाप का या बड़े बहन भाई हैं उनका होना वैक्सीनेट, ताकि बच्चा स्कूल ना लेकर आए। और हमने बोला भी 50% पे कि 50% एक दिन बच्चे होंगे, 50% एक दिन होंगे। तो इसलिए आई थिंक एक चीज अब शुरू की है, पहले इतना नुकसान हो चुका हुआ है, तो होपफुली वी कैन मेक। अच्छा ठीक है मुराद राज साहब, ऑन अ लाइटर नोट, आपको बच्चे पहले राब्ता करते रहे हैं कि जी कि आप इम्तिहानात ना लें, आपने 2 टोक कहा जी इम्तिहानात तो होंगे, अभी भी कुछ बच्चे राब्ता करते हैं कि सर प्लीज कोई गुंजाइश निकल सकती है? सर कोई राब्ता करते हैं, अल्लाह करे कि ये बच्चे उतना टाइम जितना मुझे फोन करने में लगाते हैं ना, उतना टाइम पढ़ाई पे लगाएं तो शायद वो पास हो जाए। आप सोच नहीं सकते कि मेरा टेलीफोन सुबह बजना शुरू होता है, 24 घंटे बजता रहता है कि मेरी अपनी फैमिली मुझे कहती है कि ये फोन है, ये क्या चीज है कि इसकी सारा वक्त लाइट ब्लिंक करती रहती है। मैं कहता हूँ इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, तो मेरा नंबर सबके पास है और मैं जितनी चीजों के साथ डील कर सकता हूँ करता हूँ। मगर देखें एग्जाम लेने आप 2-2 साल बच्चों को पास नहीं कर सकते बिल्कुल। पिछले साल हमने कर दिया, मगर एक साल तो नहीं कर सकते। फिर उन बच्चों का क्या मेयार होगा पढ़ाई या लर्निंग का? बिल्कुल ठीक है मुराद राज साहब, एक और चीज़ हुई जो हम देख रहे थे कि बच्चों के जो हैं तलबा जो हैं उनके बॉयज़ के लिए टाइम थोड़ा सा और है और तालिबात जो गर्ल्स हैं उनके लिए वक्त थोड़ा सा और है, 15 मिनट का फ़र्क है। ये सर क्यों रखा गया? सर ये इसलिए रखा गया ताकि सब एक वक्त में ना निकल जाए बाहर, ठीक है ना। जो ट्रैवलिंग भी करनी है उसमें भी टाइम का थोड़ा फर्क रखा है, और बाकी चीजों के अंदर ताकि एकदम रश ना हो कि अगर किसी को कोई लेने के लिए भी आ रहा है तो थोड़ा सा आगे पीछे टाइम हो, तो एकदम बजाय सबको इकट्ठा करने के साथ सी होनी भी और कुछ भी नहीं है। ठीक है मुराद राज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे हैं और उन्होंने बताया खास तौर पे वो बच्चे जो उनको बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं बार बार कॉल्स करके कि जी के इम्तिहानात जो हैं वो आप ना लें, लेकिन बच्चों को तैयारी करनी पड़ेगी। और मुराद राज साहब ने भी कहा कि अपना जितना फोकस यहाँ पे कर रहे हैं वो इतना अगर पढ़ाई पे करें तो उनको फिर आखिरी रात तक जो है वो, अभी हम बात करें 10वीं के बच्चों को, उनको भी उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ जो है हो जाएगा, लेकिन उनको इम्तिहानात देने पड़ रहे हैं। और हमने जो कुछ रिपोर्ट्स देखी हैं उसके मुताबिक 99% से ज़्यादा बच्चे अपेयर हुए हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा वैसे वो उन लोगों को उम्मीद थी ना कि वो सिंध को देखते हो कहते कि पंजाब में भी हो जाएंगे मुलतवी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर वो बच्चे जो है उनकी वो पूरी तादाद के साथ जा रहे हैं, पेपर्स दे रहे हैं। हम आपको बेस्ट ऑफ लक कहेंगे कि जी आप लोग अच्छे नंबर से अच्छा पेपर्स पास। अब हम आपसे एक मुनफरिद सा जो वाक़या है वो शेयर करते हैं। ऐसी कोई फिल्मी कहानी लगती है, ऐसे कई वाक़यात आपने सुने होंगे कि जिसमें सोशल मीडिया की मदद से गुमशुदा लोग और चीज़ें उनके प्यारों को वापस मिली हैं, लेकिन आज तक ऐसा अनोखा वाक़या नहीं मिला जिसमें ऐसा कुछ हो गया हो कि सोशल मीडिया बिल्कुल हेल्प ही ना कर पा रहा और एक बंदे ने खुद से कोशिश करके बड़ी एफर्ट करके एक बंदा ढूंढ निकाला हो। अच्छा वो बंदा जो है वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी लड़के ने अब सोशल मीडिया की मदद के बगैर ही हिंदुस्तानी शख्स की मदद की है। अच्छा कहानी का आगाज़ जो वो ऐसे होता है कि 29 जुलाई को उस वक्त ये वाक़या हुआ जब वो लंदन में मुकीम लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले गाजी तैमूर को एक गुमशुदा वॉलेट मिलता है, ठीक है। और उन्होंने ट्विटर पर वो जो है वो उसकी पिक्चर शेयर करते हैं और कहते हैं कि जी इस बटुए में मौजूद बैंक कार्ड से मालूम हुआ है कि ये किसी राहुल नामी शख्स का है। और अब उसकी तलाशी मतलब उसको तलाश करने का जो है ना वक्त शुरू हो गया और गाजी ने सार्फिन को वाक़े से बाखबर रखने के लिए मुत्तला रखने का जो है वादा भी किया। उन्होंने अगली ट्वीट में बताया कि इस नाम का बंदा उन्हें सोशल मीडिया पर मिल ही नहीं रहा। एक और ट्वीट में गाजी ने कहा कि गूगल सर्च इमेज तजवीज़ कर रहा है कि राहुल का ताल्लुक गुजरात भारत से है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये वही राहुल अच्छा है। वैसे जो है ना तैमूर उसने बड़ा फिल्मी अंदाज में नहीं तमाम स्टोरी को लेके चला है और तैमूर ने ये भी बताया कि उन्होंने इसे लिंक्डइन पर तलाश करने की कोशिश की और राहुल नामी एक शख्स मिल तो गया जो लंदन में काम करता था, मगर उसकी जो प्रोफाइल है वो लॉक होने के बायस वो कोई पैगाम नहीं भेज सकता था। तैमूर ने अगली ट्वीट में कहा कि लिंक्डइन के मुताबिक राहुल बरतानिया की एक
फूड एंड बेवरेज कंपनी जो है वो उसमें मुलाजमत अच्छा, उसका फिर हेड ऑफिस नहीं मिल रहा था। खैर गाजी ने अपने तौर पर कोशिश की, तैमूर ने, उन्होंने बहुत लंबी स्टोरी बड़ी लंबी स्टोरी चली। उन्होंने बताया कि जी कि मैंने कोशिश की है। खैर वो कंपनी में पहुंचे, वहाँ पर जाके उन्होंने देखा और उन्होंने आखिरकार राहुल के ऑफिस का पता चला लिया और फिर उन्होंने लिखा कि जी के हेड ऑफिस राहुल के अंजलि जा रही है और अंजलि के अंदाज में मैं जा रहा हूँ और दुआ है कि वो मुझे वहाँ मिल जाए। और फिर भारतीय शहरी को वो वहाँ पर उनका वॉलेट वापस करके, और जब राहुल को वो मिला उन्होंने राहुल की तस्वीर शेयर की और साथ ये बताया कि राहुल बहुत खुश थे और उनकी आंखों में जो है पानी भी आ गया कि मेरी मदद की है इस तरह बिल्कुल से। ऐसी। अच्छा, इस तरह के काम जो है करने चाहिए हर एक कोई, और जिस तरह से ये तैमूर ने किया वो एक बड़ा ज़बरदस्त काम था। सोशल मीडिया सारिफीन जो है वो उनकी इस काविश को ना सिर्फ पाकिस्तान में मतलब सराह रहे हैं बल्कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो वहाँ पर उनको सराहा जा रहा है और भारत में भी तैमूर के चर्चे हो गए। क्या बात है तैमूर की। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। मुल्क में अगर कोई भी मसला हो रहा हो ना और वफाक और सिंध के दरमियान लफ्ज़ी जंग ना छिड़े, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सिंध हुकूमत और मरकज़ के दरमियान लॉकडाउन का नफाज भी अब मुतनाज़ नुक्ता बन चुका है। अच्छा, वज़ीर आला सिंध जो हैं उन्होंने सुबह में लॉकडाउन का ऐलान किया तो इस पर हुकूमती हलकों से फौरी रद्द-ए-अमल आ गया, जिस पर इल्ज़ामात का वही पुराना खेल जो है वो शुरू हो गया। हमने देखा कि वफाकी वज़ीर इत्तला फवाद चौधरी ने साफ कह दिया कि सूबाई हुकूमत को मुकम्मल लॉकडाउन की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और इस पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि कराची में कोरोना वायरस से हालात भारत जैसे हुए तो इसके ज़िम्मेदार इमरान खान होंगे। बिलावल भुट्टो ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। भारत के साथ बॉर्डर खोला था, भारत में पैंडेमिक रूज पे था और उसकी वजह से ये डेल्टा वेरिएंट पाकिस्तान में शामिल हुआ था। वफाकी हुकूमत का जिम्मेदारी है कि वो हर पाकिस्तानी का ख्याल करे। हमारा ख्याल करने के बजाय वो सिंध के अवाम की बेइज्जती करवा रहे हैं, हमें जाहिल कहा जा रहा है। कराची में इस मुल्क का सबसे बड़ा इकोनॉमिक कैपिटल में 30% से ज़्यादा पॉजिटिव टेस्ट निकल रहे हैं, तो वो हमारा एफर्ट्स को अंडरमाइन कर रहे हैं। कराची में या हमारा पूरा सूबा में कोरोना वायरस का फैलाव होता है जैसे भारत में हुआ, तो उसका जिम्मेदार खान साहब और उनके वज़रा जो इस किस्म के बयानात दे रहे हैं। अच्छा, बिलावल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। इस सारे मामले में वज़ीर आज़म इमरान खान भी आ गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान जब आवाम से टेलीफोनिक सवालात के जवाबात दे रहे थे बराह रास्त, उन्होंने लॉकडाउन की मुखालिफत की। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत के लिए पैगाम है कि अगर लॉकडाउन करेंगे तो लोग भूखे मरेंगे। वज़ीर आज़म साहब ने क्या कहा, आपको वो सुनाते हैं। सिंध गवर्नमेंट को सिर्फ हमारा ये है कि देखें, जब आप लॉकडाउन करते हैं तो अपने जहन में डाल लें कि आप लोगों को भूखा रखेंगे और अगर आपके पास वसाइल ही नहीं है लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए तो भूखे लोगों को आप लॉकडाउन नहीं कर सकते। जब तक बच्चों को और टीचर्स को टीके ना लगाएं, स्कूल भी ना खोलें, क्योंकि स्कूलों में भी बड़ी जल्दी फैल जाता है। तो असल इसका इलाज एक ही है, वैक्सीनेशन, टीके लगाने का। मास्क पहनने से सारी दुनिया का भी यह तजर्बा है कि 60-70% चांस कम हो जाती है फैलने के लिए। पाकिस्तान में चौथा कोरोना का वेव आया हुआ है, इंडियन वेरिएंट है जिसको डेल्टा वेरिएंट कहते हैं, जो हिंदुस्तान से आया है। ये बाकी सबसे ज्यादा खतरनाक है। अगर आप लॉकडाउन करेंगे तो उसका फैलाव कम हो जाएगा। कि हमने दूसरी तरफ देखना है कि लॉकडाउन से क्या हम अपने मुल्क को, अपनी माइशत को बचा लेंगे और उसके बाद जो भूख पैदा होगी, जो फिर दिहाड़ीदार है, खास तौर पे जो हमारे गरीब तबका है, वो कैसे गुजारा करेगा लॉकडाउन। जी, वज़ीर आज़म साहब का भी इस पर आपने रद्द-ए-अमल देखा है और असद उमर साहब ने भी जो है यही कहा है कि क्या आप सिर्फ यही चाहते हैं कि सूबा सिंध के अंदर लॉकडाउन ही लगा दिया जाए। बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, सिंध हुकूमत तो क्लेम कर रही थी कि अपोजिशन हमारे साथ शामिल थी, सब स्टेक होल्डर्स को बिठाकर उनसे बातचीत करके उनकी रजामंदी से ये फैसला किया गया, तो अब इस पर एतराज़ क्यों हो रहा है? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को उन्होंने बुलाया ही नहीं, तो ऑपोजिशन का साथ होना क्या। दूसरे बिलाल गफ्फार साहब, हसनैन मिर्ज़ा, दोनों ने जो है उसके, और TLP, 3 पार्लिमानी लीडर्स ने जिनका हुकूमती बेंच से ताल्लुक नहीं है, उन्होंने अपोज किया। दरअसल हमें याद है कि मुराद अली शाह साहब ने जब ये पैंडेमिक शुरू हुआ था उस वक्त भी उन्होंने ये बात की थी कि जी अगर लॉकडाउन नहीं किया और कंप्लीट लॉकडाउन नहीं किया तो एक आदमी से 100 आदमियों को लगता है, और 100 आदमी जब होते हैं तो 1000 लगता है, और फिर इतनी अमवात हो जाएगी। जी। उस वक्त भी वफाक ने एक स्टैंड लिया था
देखिए हो क्या रहा है, ये ऑर्डर्स तो पास करते हैं और बकौल एक चीफ मिनिस्टर के वो खुद एतराफ कर रहे हैं कि पुलिस की चांदी हो जाती है। उनको शर्म नहीं आती इस वाली बात को कहते हुए भी कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में पुलिस इतनी करप्ट है। अगर किसी इलाके में लॉकडाउन ये फैली थी पेंडेमिक, लेट्स से कि मेरे मोहल्ला यूसी 12 के अंदर केसेस ज्यादा नजर आए तो यूसी 12 का लॉकडाउन करते थे तो पूरे शहर में नहीं फैलता। अपनी नाअहली ऐसे पूरे शहर में पहले बीमारी फैलवाई और अभी भी डाटा नहीं दे रहे। भाई डाटा दे ना यूसी वाइज के किस यूसी में कितने हैं। आपने पूरे सिंध में लगा दिया, सिंध के बेतहाशा शहर ऐसे जहां कोई कोरोना का केस ही नहीं है, उनको क्यों बंद कर, उनको क्यों बंद कर? कोई कॉमन सेंस की बात करे। और उसके ऊपर बिलावल जरदारी साहब कहते हैं हमने बॉर्डर खोल दिया था। भाई अमेरिका ने भी बॉर्डर खोल दिया था ना हिंदुस्तान का, डेल्टा वेरिएंट वहां भी पहुंच गया। ये पैंडेमिक होती है, ये यूके भी जा सकती है, यूके से पाकिस्तान भी आ सकती है। अच्छा नकीब साहब, अब जो सूरत हाल है, जिस तरह कराची में अब केसेस हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, ऐसे में लॉकडाउन की तरफ अगर सिंध गवर्नमेंट ना जाती तो फिर क्या मजीद ऑप्शन थी जो जिनके ऊपर अमल करके इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता था? देखिए प्लीज अंडरस्टैंड, ये कोई नहीं कह रहा कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, हम कह रहे हैं लॉकडाउन स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब ये है कि जिन जिन लोगों की वैक्सीनेशन हुई भी है उनको जिंदगी गुजारने दें नॉर्मल, वील टेक द रिस्क कि उनके ऊपर इफेक्ट जो है वो बगैर वैक्सीनेशन वाले लोगों के मुकाबले में 10% होता है। सही, ठीक है, तो वैक्सीनेटेड लोगों को नॉर्मल जिंदगी, जहाँ काम कर रहे हैं, रोजी कमाते हैं, अगर वो मजदूरी करते हैं, ठेला लगाते हैं, तो उससे एक फायदा तो ये होगा सब लोग वैक्सीनेशन की तरफ जाएंगे। एक दूसरी चीज ये है कि जो लोग ओपन एयर में काम करते हैं उनको SOPs फॉलो करवाए जाए और उनसे कहा जाए कि आप जारी रखें। कैसे? फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को नहीं बंद कीजिए। तीसरे वो इदारे जिन्होंने एक्सपोर्ट से थे उन्होंने सारे अपने एहतियाती तदाबीर, इंडस्ट्रीज, बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिन्होंने पूरी लेबर फोर्स को अपना वैक्सीनेटेड कराया हुआ है। वो बंद करने का कोई जवाब नहीं पैदा होता। ट्रांसपोर्ट को बंद नहीं कीजिए, उसमें सिर्फ वैक्सीनेटेड लोगों को बैठने की इजाजत दीजिए। ठीक है, बाकी जो नॉन वैक्सीनेटेड है वो अपनी प्राइवेट व्हीकल यूज करें, मोटरसाइकिल है, और उनको भी दफ्तरों में नहीं आने दिया जाए जब तक वो वैक्सीनेशन नहीं कराए। हम ये कब करें कि कोई तदाबीर न की जाए इसकी रोकथाम? हम कह रहे हैं आप जरा सोच समझ के देखिए, ये बहस बहुत पुरानी चल रही है। मैं कहता हूँ कि बाजार जो है 24 घंटे खोल दो तो रश कम हो जाएगा, और एक ये है कि बाजार को बंद कर दो जल्दी, तो हम तो दूसरे वाले के फेवर में ना, इससे कि गोश्त तो खरीदने जाते ही हैं लोगों ने। आप उनसे गोश्त वो 6 से 6 12 घंटे खरीदवाए या 6 से 6 24 घंटे खुली हुई हो दुकान, तो रश किस में ज्यादा होगा, 12 घंटे में या 24 घंटे? लेकिन यही मशवरा आपका ना विफाक मान रहा है, ना ही ये जो आप मशवरा दे रहे हैं ये ना पंजाब के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ, ना KP के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ। ये तो सारों को एक जैसा ही लगा कि 6 बजे बंद कर देना चाहिए। नहीं, देखिए ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। देखिए दुकानें भी बंद करने की कुछ और वजूहात भी होती है। एक तो दुकानदार नहीं 24 घंटे खोलने को तैयार, दूसरी ये कि उसके आवर्स बढ़ाने की। ये जो मिसाल मैं दे रहा था समझाने के लिए दे रहा था कि मैक्सिमम ऑपरेटिंग आवर्स किए जाए। तो पंजाब लाहौर में इस वक्त जो है दुकानें रात के 10 बजे तक खुली है, सुबह 6 से 10 बजे तक। नहीं, जब हालात खराब थे तब यहाँ पर भी बंद कर दिया गया था ना, तो तकरीबन स्ट्रेटेजी एक जैसी है। लेकिन नकवी साहब, एक और अहम मामला है, सिंध गवर्नमेंट ये कहती है कि जब आप लोग पंजाब के अंदर, आपकी गवर्नमेंट है, हालात खराब होते हैं, आप फैसला करते हैं कि लॉकडाउन लगा दिया जाए, ईद उल फितर पे लगाया गया, बाकी सूबों के अंदर लगाया गया, तो हमें भी फैसला करने दें, हमें भी अपने सूबे का पता है कि हालात कितने खराब हैं, तो हम भी यहाँ पर दुरुस्त फैसला कर रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी देखिए, जो भी फैसले पंजाब की हुकूमत ने किए उसने NCOC से अप्रूवल लेके किए, तो हम भी सिंध हुकूमत को कह रहे हैं कि आप एक इदारा हमने बनाया और हम उस इदारे के वी आर वेरी प्राउड ऑफ अवर NCOC कि उसने इस तरीके से इस पेंडेमिक को डील किया कि सारी दुनिया मानती है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से पेंडेमिक को हैंडल किया वो दुनिया के बेहतरीन ममालिक में आता है। आप उसकी लिस्ट में देख ले, पाकिस्तान से ऊपर सिर्फ 2 मुल्क है, एक का नाम हांगकांग, एक का नाम न्यूजीलैंड है, दोनों की आबादी करोड़ से कम की है। 22 करोड़ का मुल्क होके जिस तरह हैंडल किया है। देखिए, आपको अगर कोई
मसला लाहक होता है तो आप किसके पास जाते हैं? एक्सपर्ट के पास जाते हैं। अब ये एक्सपर्ट बिलावल भुट्टो जरदारी कैसे हो गए और मुराद अली शाह? अच्छा, जिन डॉक्टरों को बिठा के, चाहे वो बारी हो, चाहे कैसर साहब हो, चाहे दूसरे डॉक्टर्स हो, शुरू पैंडेमिक में अगर हम उनके हिसाब से चल लेते तो हमारा हाल वही होता जो इंडिया का हुआ कि मोदी साहब ने कह दिया कि जी आप जो है बस लॉकडाउन, और ना ट्रेन से वापस घर जाने का इंतजाम किया, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। इंडिया की मईशत जो है वो +8%। नकवी साहब, आप कह रहे हैं कि जिन माहिरीन सेहत से सिंध गवर्नमेंट मशवरा कर रही है वो माहिरीन सेहत भी इस काबिल नहीं है कि उनसे मशवरा किया जाए? नहीं, मैं कह रहा हूँ वो देखिए, स्पेक्ट्रम में 2 किस्म के लोग होते हैं, एक होते हैं पेसिमिस्ट, एक होते हैं ऑप्टिमिस्ट। आप अक्रॉस द बोर्ड राय लेते हैं। इन लोगों ने देखिए जब पेंडेमिक शुरू हुआ था, इन्हीं ने जो राय दी थी उसके बरखिलाफ जाके एनसीओसी ने काम किया, ये ऑन रिकॉर्ड है। तो इसके माने ये एक्सपर्ट्स की एक्सपर्टीज जो है वो डाउटफुल है ऑन प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल। ये थ्योरेटिकल बातें कर रहे हैं, ये मगरिब की बात कर रहे हैं, वो उनको ये एहसास नहीं है कि हम 2-3 चीजों से हमारा मुकाबला है एक साथ। एक तो हमारे पास वो सोशल वो नेटवर्क ही नहीं है जिससे हम अपनी आबादी को इंश्योर कर सकें कि उसको ग़िज़ा मिलती रहे। नहीं, वो सोशल नेट नहीं बनाया हुआ आपने, तो वो भूख से मरेगा। जो जिसके घर में खाने पीने का सामान नहीं होगा, उसको जो टेंशन होगी कि मैं अपने बच्चों को पालूं कैसे, मैं बिजली का बिल कैसे अदा करूं, उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप एक वन साइड वर्जन लेके जब शुरू होते हैं किसी चीज का तो वहां प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप एक बैलेंस अप्रोच लेके चले कि भाई अगर हम रोजगार छीन रहे हैं इनसे तो हम इनको उनकी अहम ज़रूरियात जो है उसको हम प्रोवाइड करेंगे। ये तो एहसास कैश प्रोग्राम और पाकिस्तानियों को शुक्रगुजार हैं हम सारे उन पाकिस्तानियों के जिन्होंने दिल खोल के राशन बांटा उस ज़माने में, और इस मुल्क में भूख और अफलास से किसी को मरने नहीं दिया इस पूरे पेंडेमिक के इशू में। तो ये चीज़ जो है, ये क्रेडिट जिधर जाता है वो देना ज़रूरी होता है। और हम अभी भी समझते हैं कि हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमारे मुल्क के अंदर मोर देन 40% पीपल जो है वो डेली वेज अर्नर है। 40% लोग जो है वो नौकरी पेशा नहीं है। अच्छा, नकवी साहब, वैक्सीनेशन के हवाले से भी कुछ बात करते हैं। जो सख्तियां सिंध गवर्नमेंट कर रही है, क्या वो आपके ख्याल में ठीक हैं, वो दुरुस्त में चल रहे हैं, इसी तरह से करना चाहिए था उन्हें? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि माजी में अभी एक सख्ती लगाई गई कि दुकानें जो है वो 6 बजे बंद कर दी जाएंगी, रेस्टोरेंट 6 बजे बंद कर दिए जाएंगे। हम ये देखा कि ये इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते, इसके जितनी ये है। और उस चक्कर में होता क्या था, वो KMC, DMC पुलिस वाले वो आके रेस्टोरेंट से पैसे लेते थे और कहते थे खुले रखो। तो इसीलिए तो चीफ मिनिस्टर ने खुद कह दिया ना कि पुलिस की चांदी हो जाती है। ये नहीं बताया कि मैं 13 साल हुकूमत करने के बाद ये पुलिस को कैसे सही करूंगा। ठीक है, उसे कहा तो आप लोग सब सही हो जाइए, अगर आप लोग सही नहीं होंगे और आप सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे और आप ये नहीं करेंगे तो पुलिस की चांदी हो जाएगी। क्या अच्छा निज़ाम किया है 13 साल के बाद चीफ मिनिस्टर साहब ने। नहीं सर, ये स्ट्रेटेजी ठीक है कि सख्ती करनी चाहिए, अवाम नहीं आ रहे थे वैक्सीन लगवाने के लिए, तो फिर सख्ती करना क्या ये दुरुस्त अमल है? नहीं, देखिए 2 चीजें मेरे ख्याल से आई फुल्ली एग्री। मैं ये नहीं कहता कि सिंध गवर्नमेंट हर काम जो करती है बुरा करती है। भाई अगर उन्होंने ये समझा कि तनख्वाह रोकने से और ये कहने से कि मोबाइल की सिम बंद हो जाएगी, उससे लोग वैक्सीनेशन की तरफ आए। बिल्कुल ठीक है। फिरदौस शमीम नकवी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और जो सिंध हुकूमत के फैसले हैं उस हवाले से वो क्या राय रखते हैं वो आपने सुना है। और अब हमने आपकी मुलाकात करवानी है आपके हीरो से, पाकिस्तान के हीरो से। बिल्कुल ऐसी है। टोक्यो ओलंपिक्स में 67 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में पाकिस्तानी एथलीट तलहा तालिब इंतहाई कम मार्जिन से ओलंपिक मेडल हासिल करने में नाकाम हुए, मगर इसके बावजूद मुल्क भर में उन्हें दाद मिल रही है। तलहा का कहना है कि उनके हौसले बुलंद हो गए और अगली बार नताइज इससे भी बेहतर होंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि इससे बहुत बेहतर नताइज होंगे। और गुजरांवाला के तलहा ने कुल 320 किलोग्राम वजन उठाया था और उन्होंने स्नैच में 150 किलो और क्लीन एंड जर्क में 170 किलो वजन उठाया, लेकिन 2 किलो वजन का मार्जिन था कम उठाने पर वो मेडल से महरूम रहे और 5वीं पोजीशन उन्होंने हासिल की थी। क्या ही मैच था, मतलब क्या ही वो मज़ा आ रहा था उस वक्त। और बिल्कुल जितनी तारीफ़ की जाए तलहा की वो कम है। अगर हम देखें कि बाकी जो वहाँ पर इंटरनेशनल एथलीट आए हुए थे उनको
जो सहूलियात थी, जो मयार था उनकी ट्रेनिंग का, अगर उनसे मुकाबला कर लिया जाए, मवाजना कर लिया जाए, तो फिर ये हमारे लिए गोल्ड ही है जो तलहा ने जिस तरह से वहाँ पे अगर परफॉर्म उनके किया। तलहा के पास तमाम फैसिलिटीज़ नहीं थी, इस तरह की सहूलियत उसको दी नहीं गई थी, उसके बावजूद इतना ज़बरदस्त मुकाबला किया और सिर्फ 2 kgs के मार्जिन से गिराया, तो वैसे हमजा बिल्कुल ठीक है, हमारे लिए तो गोल्ड ही है एक किस्म का ये। बिल्कुल है। और हमें ये भी पता लगा कि कितना ज़्यादा टैलेंट मौजूद है। पहले बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी कि इतना मतलब इतने कम तादाद में पाकिस्तानी जो हैं एथलीट वहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि बहुत बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं। थोड़ा सा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, इनको संजीदा लेने की ज़रूरत है। अगर संजीदा लिया जाए तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान जो है ओलंपिक्स के अंदर भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सकता है और दिखा सकता था। बात करेंगे, हमारे साथ पाकिस्तान मौजूद हैं तला तालिब। तला, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तला, सबसे पहले तो आपको इसलिए बहुत ज़्यादा मुबारक हो कि आपने पूरी कौम का ध्यान ओलंपिक्स की तरफ जो है ना दिलवाया, कि लोगों ने देखना शुरू किया पाकिस्तानियों ने कि ओलंपिक्स में कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी गया है। तो आपको कैसा फील हो रहा था उस वक्त जब सोशल मीडिया पर आप ये सब चीज़ें देख रहे थे? सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और जितने मेरे एसोसिएशन हैं, वार्ता, पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, और इसके साथ साथ पूरी पाकिस्तानी कौम का जिस तरह इन्होंने मुझे प्यार दिया, मुझे इन्होंने जिस तरह सपोर्ट की, आने वाले जो कंपटीशन है उसके लिए मुझे बूस्ट अप किया, मुझे हौसला दिया। और ओवरऑल मेरी 5th पोजीशन थी, लेकिन इन्होंने जिस तरह मुझे प्यार दिया, रिस्पॉन्स दिया, वो किसी गोल्ड मेडल या गोल्ड की ट्रॉफी से कम नहीं था। तो इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी पाकिस्तानी कौम का। तो इंशाल्लाह इनके हौसले की वजह से आगे जो मेरे नेक्स्ट इवेंट है उनमें मुझे उम्मीद है कि इन ओलंपिक से भी अच्छा मैं उधर परफॉर्म करूँगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा तलहा, जिस तरह से हम देखते हैं आपकी कारकर्दगी जो है वो बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन इस तमाम मरहले में ओलंपिक तक का सफ़र जो है वो कितना मुश्किल था, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और क्या क्या चैलेंजेस थे आपके पास? जिस तरह बाकी एथलीट्स हैं, जो चाइना का मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, चाइना के जो एथलीट है उनके पास हर किस्म की फैसिलिटीज है, उनके ट्रेनिंग कैंप लगातार लगते हैं, उनके पास फिजियो, डॉक्टर, हर चीज़ है। तो मैं एक स्कूल में ट्रेनिंग करता था, बिल्कुल लोकल इक्विपमेंट था, कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का नहीं था, कलर्ड वेट जिसे कहते हैं, कंपटीशन के लिए यूज होता है। और मैं स्कूल में ट्रेनिंग करता था तहज्जुद से लेके फजर तक और शाम को असर से लेके इशा तक। तो स्कूल की टाइमिंग की वजह से मैंने अपनी टाइमिंग सेट की हुई थी कि अगर 6 बजे स्कूल लगना है तो मैं 5 बजे तक फजर के वक्त तक उधर से फ्री कर दूं, और शाम को दोपहर को अगर स्कूल बंद होना तो उसके बाद अपनी ट्रेनिंग जारी रखूं। और 2-3 घंटे सुबह और 4 घंटे मैं शाम को ट्रेनिंग करता था। अगर बारिश हो गई है तो मैं बिल्कुल ओपन एरिया था, ऊपर कोई छत नहीं थी, बारिश हो गया तो मेरी ट्रेनिंग बंद है, ज्यादा गर्मियां तो ट्रेनिंग बंद है, ज्यादा सर्दी है तो मेरी ट्रेनिंग बंद है। तो काफी मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रगल की। एक उम्मीद थी कि पाकिस्तान को ओलंपिक में रिप्रेजेंट करना, सिर्फ रिप्रेजेंट नहीं, अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना है ताकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पोजीशन बने। अच्छा, बिल्कुल आपने पूरे बिल्कुल पूरे पाकिस्तान से नहीं सिर्फ पूरी दुनिया से जो है बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही थी, और बार बार कैमरा तला के ऊपर जा रहा था और उनके नाम के ऊपर बार बार बात हो रही थी। कमेंटेटर्स भी बार बार जिक्र जो है उसमें तला का कर रहे थे। हम जब लाइव उसको देख रहे थे तो हमें भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। एक बात आपके हवाले से सामने आई थी कि आपके साथ कोच वहाँ पर पाकिस्तानी मौजूद नहीं थे, आपको किसी और कोच से मदद लेनी पड़ी थी, ये बात दुरुस्त थी? नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है, लेकिन कोचेस की रिक्वायरमेंट होती है 2 से 3 हर एथलीट पे, कम से कम जो 3 कोचेस होते हैं जो कि स्कोर बोर्ड आपके देखता है, और एथलीट के ऊपर एक कोच होता है और बाकी आपके वेट लोडिंग में हेल्प करते हैं। तो जो मेरे साथ कोच गए थे हाफिज इमरान भट्ट साहिब, वो पाकिस्तान के इस वक्त मोस्ट सीनियर प्लेयर हैं। अच्छा। और ये मैं बताता चलूं कि 10 साल वो वापडा के मैनेजर रहे थे, और उनकी मैनेजरशिप में वापडा एक बार भी नेशनल चैंपियनशिप नहीं थी आ रही। तो ये मेरे लिए एजाज की बात थी कि मोस्ट सीनियर कोच मेरे साथ ओलंपिक्स पे गए थे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और जो मेरे साथ, जो मैं जब वेट उठाने जाता था तो जो मेरे साथ आते थे वो हमारे फलस्तीनी दोस्त थे, भाई थे, पर्सनल उनको वैसे हमने मदद के लिए बुलाया था तो वो आ गए थे। लेकिन जो टेक्निकल जो काम था वो स्कोर बोर्ड का होता है, क्योंकि एथलीट को तो बस कॉल आनी है, जी आपकी लिफ्ट आ गई है, आप आ जाए। लेकिन जिस तरह मैनेज करना होता है स्कोर बोर्ड को कि लिफ्ट आपकी किस तरह ऊपर नीचे हो रही है, और साथ साथ एथलीट को बताते हैं कि इतना टाइम रह गया, इतना सांस आप ले लो,
आप लिफ्ट लगा लो इधर वार्म अप में, वो सारा हाफिज इमरान भट्ट साहब कर रहे थे। सही सही। अच्छा तलहा, आप इस बारे में बताइएगा कि जो मुतल्लिका स्पोर्ट्स हुक्काम है उसकी जानिब से आपको कितनी ज़्यादा सपोर्ट हासिल थी, और आप जब उनसे सहूलियात की जिक्र करते थे तो आपको क्या जवाब देते थे फिर? मुझे अब इन्होंने पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने इतना एक प्लेस भी मुझे दिया अपनी ट्रेनिंग जारी करने के लिए, बिल्कुल एक हॉल उन्होंने दिया है, और इन्होंने मुझे वेट भी दिया। अच्छा। और अब इंशाल्लाह जो आगे मेरे कॉम्पिटिशन हैं उनके लिए मुझे बहुत अच्छा नजर आ रहा है कि पहले से ज्यादा बेहतरी होगी। ठीक है। और अगर हमारे ट्रेनिंग कैंप्स लगे होते, जिस तरह पहले 2018 तक ट्रेनिंग कैंप हमारे लगे रहे, लेकिन 3 साल बाद कोई ट्रेनिंग कैंप नहीं लगा। अब ओलंपिक्स पे गया हूँ तो विदाउट एनी ट्रेनिंग कैंप गया हूँ। सही। और इसकी वजह ये भी थी कि 2018 के बाद कोई पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के परमानेंट डायरेक्टर जनरल नीचे है, जिसकी वजह से कुछ प्लानिंग कर सकते या वो एथलीट्स को उस तरह सपोर्ट करते जैसे वो पहले करते थे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड। अच्छा तला, हमें आप ये भी ज़रा बताएं यहाँ पर कि आप ऐसे एथलीट हैं कि जो अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस यकीनन करते होंगे तो यहाँ तक पहुँचे, आप वॉरियर हैं, तो कहाँ पे लगा कि यार तलहा यहाँ पर तुमने गलती कर दी है, ये छोटी सी चूक ना होती तो मेरे पास गोल्ड होता? क्या कोई फीलिंग आती है, कुछ सोचते हैं उस मुकाबले के हवाले से कि यार यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये कर लेता तो शायद मैं निकल जाता आगे? नहीं, हर कंपटीशन के बाद एक छोटा सा पछतावा होता है, लेकिन मैंने अपनी परफॉर्मेंस वहाँ पे पूरी दी है। मुझे ये भी फख्र है कि उधर मेरा जो प्रीवियस रिकॉर्ड था वो 315 किलोग्राम का था, जो हमारा कंबाइंड टोटल होता है। तो इधर ओलंपिक्स जी वो 320 मैंने किया, 5 किलो ज्यादा मैंने किया, पहले से अच्छी मैंने परफॉर्मेंस दी है। और जिस तरह उधर मेरे से एक टेक्निकल इशू था हमारा, वो 166 मेरी फर्स्ट टाइम फेल हो गई थी, तो उसके बाद मैंने उसे रिकवर भी किया और 4 किलो ज्यादा यानी कि 170 kg मैंने क्लीन एंड जर्क की, जो हमारा इवेंट है क्लीन एंड जर्क का। तो इतना मुझे पछतावा नहीं है। उसके बाद जैसे पाकिस्तानी कौम ने मुझे रिस्पॉन्स दिया, प्यार दिया, हर बंदे ने अच्छे से अच्छे अल्फाज लिखे मेरे लिए, और मुझे ये भी खुशी है कि जो हमारी यूथ है उनके लिए मैं मोटिवेशन हूँ, ताकि वो भी किसी ना किसी स्पोर्ट्स में आए या वेट लिफ्टिंग में आए। और पाकिस्तान के हर बंदे के इस वक्त ये ख्वाहिश है कि हम भी ओलंपिक्स में या इंटरनेशनल। बिल्कुल ऐसी है तला, एक दफ़ा फिर से आपने पाकिस्तानियों को ओलंपिक्स की तरफ लगाया है कि ओलंपिक्स में पाकिस्तान बेहतर कारकर्दगी दिखा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका, गुड लक आपको के फ्यूचर गोल्स के लिए, और आपने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया। बिल्कुल ऐसे। अच्छा हम यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे, आपने कहीं नहीं जाना है, सबसे पहले पाकिस्तान देखते रहिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। अब बात करेंगे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो सीरीज़ चल रही हैं उन पर, और तीसरा T20 भी हम देख रहे हैं कि बारिश के बायस ख़त्म हो गया था, और गयाना में खेले गए मैच का टॉस जो है वो भी बारिश के बायस ताख़ीर का शिकार हुआ था, और वेस्ट इंडीज़ ने इनिंग्स शुरू की तो दूसरे ओवर की दूसरी गेंद के बाद फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। हाँ जी, और तेज़ बारिश के बायस मैच रोकना पड़ा, फिर बारिश भी रुक गई, लेकिन मतलब आउटफील्ड की वजह से जो है वो दोबारा से नहीं हो सका मैच। पिच का मुआयना करते रहे आके अंपायर्स, और फिर उन्होंने कहा, और मिसबा वहाँ पर थोड़े से लग रहे थे कि जैसे मिसबा पोलार्ड से ये कहना चाह रहे हैं कि यार खेलें, कुछ नहीं हो जाता खेलें, ऐसी चीज़ें लग रही थी। खैर, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, जो खदशा था वैसे ही हो रहा है, 2 मैच जो हैं वैसे बारिश की नज़र हो गए, एक कोरोना की नज़र हो गया। पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हुआ इस सीरीज़ का? बहुत बहुत शुक्रिया, सुबह बखैर हमजा और इकरा आपको भी। और पाकिस्तान को फ़ायदा क्या हुआ, नुकसान ही हो रहा है। आप देखें ना कि एक टेस्ट कम किया गया, 2 T20 बढ़ाए गए, जिनमें से एक T20 कोरोना की नज़र हो गया, फिर 2 T20 बारिश की नज़र हो गए, एक खेला गया। तो पाकिस्तान की जो वर्ल्ड कप की तैयारी है, वर्ल्ड कप T20 जो 17 अक्टूबर से मुत्तहदा अरब अमारात में शुरू हो रहा है, उसको मैं समझता हूँ एक शदीद झटका लगा है। और पाकिस्तानी टीम अब क्या करेगी, इसके बाद एक T20 कल है, उसके बाद टीम वतन वापस आएगी। अफगानिस्तान से हमें मैचेस खेलना है, न्यूजीलैंड का भी कंफर्म नहीं है, और 2 T20 हमें इंग्लैंड से खेलना है। बस यही हमारी तैयारी होगी वर्ल्ड कप T20 के लिए।
अच्छा मिर्जा साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब आखिरी मैच के ऊपर नजरें हैं, कितना ज़रूरी हो गया है ये सीरीज़ पाकिस्तान को अपने जो है ये वाली जो T20 सीरीज़ है अपने नाम करना, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो अगर इसकी सीरीज़ की बात करें और अगर कम्बिनेशन की बात करें वो भी काफ़ी है, क्योंकि उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। और हम देख रहे हैं कि जो ये सीरीज़ है इसमें अब ये जो जीतने, क्योंकि तो आप क्या चाहते हैं कि जो जिस तरह से सेटिंग वगैरह चल रही है, जो कम्बिनेशन चल रहा है उसी के थ्रू आना चाहिए, या अब जो है कि इसको दाव पर हमें नहीं लगाना चाहिए सीरीज़ को और हमें कोई और एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने चाहिए, नए खिलाड़ियों को मौका नहीं देना चाहिए? देखिए अब तो सिर्फ एक ही मैच बाकी बचा है और पाकिस्तान की ये पूरी कोशिश होगी, क्योंकि पाकिस्तान जो था वो दूसरा T20 7 रन से जीता था, बड़े कांटेदार मुकाबले के बाद। वो तो अगर वेस्टइंडीज के कप्तान कैरोन पोलार्ड जो थे वो डॉट बॉल ज्यादा न खेलते तो पाकिस्तान जो था उसके लिए मुश्किल हो सकती थी। लेकिन चले, निकोलस पूरन ने जिस तरीके से मारना शुरू किया, पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट जो थे वो बड़े, उनका ब्लड प्रेशर कम और ज्यादा हो रहा था जिस तरह से निकोलस पूरन पिटाई कर रहे थे पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स की। लेकिन चले, पहला मैच जीते, अब कल का मैच अगर पाकिस्तान जीतता है तो सीरीज जीतेगा, वरना सीरीज बराबर हो जाएगी। पाकिस्तान के लिए ये सीरीज जीतना बड़ा अहम है, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज हारने के बाद 2-1 से हमारे लिए ये सीरीज जीतना अहम है, ताकि खिलाड़ियों का मोरल अप होगा। और अब तजुर्बात का तो वक्त नहीं बचा इकरा, अब तो तजुर्बात बहुत सारे हो चुके हैं। अब तो पाकिस्तान को एक हतमी कॉम्बिनेशन तरतीब देना है, 16 रुकनी मिडिल ऑर्डर में कौन खेलेगा। कल इन्होंने रेस्ट कराया फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी को, मोहम्मद हसनैन को किस लिए लेकर गए हैं, वो इतनी तेज बॉलिंग करता है। हारिस रऊफ को कल उन्होंने इंडक्ट किया, मेरी समझ में नहीं आ रहा मिसबाह-उल-हक कॉम्बिनेशन क्या बनाना चाहते हैं। और अगर इन्होंने सही कॉम्बिनेशन नहीं बनाया तो फिर वर्ल्ड कप में हमें हजीमत का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है मिर्जा इकबाल बेग साहब, आपने दूसरे T20 का जिक्र किया, हमने कुछ तब्दीली की है। तब्दीली ये की कि बाबर वन डाउन आ गए, शर्जील से ओपन करवा लिया गया। शर्जील ने भी उतना तेज नहीं खेले, इनसे तेज तो बाबर खेल लेते हैं। क्या प्रेशर था शर्जील के ऊपर, क्योंकि जाहिर है जगह भी पक्की करनी है, कुछ स्कोर भी करना है, अब हम क्यों नहीं कर पा रहे कि थोड़ा सा टाइम देंगे यार, ये 5 मैच ये 3 मैच तुमने ही खेलने हैं, खेलो और परफॉर्म करके दिखाओ। बिल्कुल सही कहा हमजा आपने, मसला यही है कि पाकिस्तान में जिस तरीके से हम ओपनर्स को, आप देखें टेक्निकली तो 5 ओपनर्स खेल रहे थे। अगर आप शर्जील, फखर जमान, बाबर आजम और उसके अलावा आप जो है मोहम्मद हफीज और फिर आपका एक और ओपनर जो है वो रिजवान, अगर आप 5 को, मतलब टेक्निकली तो 5 हो गए, जिनमें से 2 तो मेकशिफ्ट ओपनर्स बन गए ना, रिजवान और बाबर। और अब आप देखें हमजा के रिजवान और बाबर ने इस साल मजमूई तौर पर 1275 रन बनाए T20 में, और उसके बरक्स पूरी पाकिस्तानी टीम जो है वो 896 रन बना सकती है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये दोनों नहीं चलते तो फिर हमारा क्या हाल होगा। मिडिल ऑर्डर नहीं सेट हो पा रही, शर्जील पर प्रेशर था इसलिए कि आप उसको इन और आउट हो रहा है ना, एक खिलाड़ी को अपनी जगह बनानी है। उसे पता है कि पीछे फखर जमान भी इंतजार में कि मुझसे ना इनिंग्स ओपन करा लें, बाबर और रिजवान सेट है, तो बड़े मसाइल है, प्लेयर्स पर प्रेशर होता है। और वर्ल्ड कप भी आ रहा है, हर खिलाड़ी की ये कोशिश है कि वर्ल्ड कप T20 में पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बने। तो बहुत सारी चीजें हैं कि जिन पर बात हो रही है। अब देखें मिसबाह कॉम्बिनेशन क्या बनाते हैं, इस पर सबकी नजरें मरकूज है कि मिसबाह-उल-हक क्या कॉम्बिनेशन बनाते हैं। आजम खान सर पर गेंद लगने से अनफिट हो गए, तो ये मकसूद को मौका दिया गया दूसरे T20 में, वो वहाँ इंग्लैंड में भी नहीं चले, यहाँ भी नहीं चले। हम डोमेस्टिक में तो बड़े रन्स के अंबार लगाते हैं, जब इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं तो फिर एक्सपोज हो जाते हैं, फिर हमारी खामियां सामने आ जाती हैं, जिसकी वजह से एक्सपोज हो जाते हैं, या हमारे कोचेस टेक्निक ही बदल के रख देते हैं प्लेयर की, क्या होता है? देखिए हमजा, इस लेवल पर तो कोचेस का रोल इतना नहीं होता, इस लेवल पर तो वो बता सकते हैं, कोचिंग तो होती है अंडर 17, अंडर 18, अंडर 19 लेवल पर, लेकिन इस लेवल पर कोचेस उनको बताएंगे तो सही ना कि आपने करना क्या है। और अगर प्लेयर यही चाहे कि बस मैंने गेंद को मैदान के बाहर फेंकना है, तो फिर उस सूरत में कोच क्या कर सकता है, ये प्लेयर्स को भी सोचना चाहिए। प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, 3.5 लाख रुपए T20 के मिलते हैं, तो फिर ये करते क्या है, आप ये भी देखें। अच्छा मिर्जा साहब, टेस्ट सीरीज की बात कर लेते हैं, जब 2 मैचेस पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज है, ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, और क्योंकि अगर बात करें 2023 की जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, कि ये उसका भी हिस्सा होगी? जी हाँ, उसका हिस्सा होगी, लेकिन अब सबकी नजरें T20 पर हैं। टेस्ट में हमारी टीम की कारकर्दगी सबको पता है इतनी अच्छी नहीं रही है, और हमेशा से हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। अब उन्होंने शाहनवाज दहानी जो कि नंबर 1 बॉलर था PSL का, उसको बजाय इसके कि T20 में शामिल कर ले, उसको
टेस्ट टीम में रखी है, अब उसको लगता यही है टेस्ट टीम में भी उसको मुश्किल ही जगह मिले। अब देखें जगह मिलती है नहीं मिलती। तो टेस्ट इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इस वक्त सबकी तवज्जो जो है वो वर्ल्ड कप T20 पे। बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब, सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात रहे थे और अपनी माहिराना राय दे रहे थे, और यकीनन सबकी नज़रें जो हैं T20 वर्ल्ड कप के ऊपर हैं, और बाकी टीम्स जो हैं अपना बहुत बेहतर बना चुकी हैं कॉम्बिनेशन, लेकिन पाकिस्तान को भी समझ नहीं आ रही है कॉम्बिनेशन क्या करें। और शुएब मलिक की बहुत ज़्यादा बात हो रही है। इकरा, हो सकता है कि शुएब मलिक अब जिम शिम कर रहे होंगे, उनको पता है कि मेरी वापसी होगी, और वहाब रियाज का क्या फैसला होगा, अब तो उस पर भी सवालात उठ रहे हैं कि क्या फास्ट बॉलिंग में हमें वहाब रियाज की भी जरूरत है। बिल्कुल हमजा, लेकिन अब ये जिस तरह की सूरत हाल है, कॉम्बिनेशन जिस तरह हमारी टीम का अभी तक नहीं बन सका, अब देखते हैं कि जो T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा तो हमारी क्या पोजीशन होगी और हम कहाँ पे स्टैंड करेंगे। अक्टूबर में है और अक्टूबर के मिड में जाके ये शुरू हो जाएगा और फिर मुकाबला सख्त होगा। लेकिन पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मैचेस खेल चुका है अबू धाबी में, पाकिस्तान का सेकंड होम रहा है अबू धाबी, जब पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही थी, तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा बेहतर आइडिया भी है, और जब आइडिया है तो सबको पता है कि वहाँ पर कैसे प्लेयर्स की ज़रूरत होगी और कोई तजुर्बा करना चाहिए नहीं। हम अच्छे की उम्मीद करेंगे कल वाले मैच की एक तो दुआ ये करेंगे कि बारिश ना हो, दूसरा ये कि पाकिस्तान जीत जाए। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं, और अब जिस तरह से हम लोग कहते हैं ना, सब लोग डिस्कस करते हैं कि जी औलाद नेक हो तो आंखों की ठंडक का सबब बनती है। उनकी नेकियों का सिला जो है वालिदैन को दुनिया में नेक शोहरत और वफात के बाद सदका जारिया की शक्ल में मिलता है। इसी तरह हम देखते हैं कि नेशनल मेडिकल कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल मरहूम प्रोफेसर हयात ज़फ़र और उनकी अहलिया मरहूमा प्रोफेसर बिल्किस जमाल ज़फ़र को भी अल्लाह ताला ने ऐसी ही नेक औलाद से नवाजा है। बात है, और मतलब कितने फ़ख्र की भी ये बात है। डॉक्टर फवाद ज़फ़र, डॉक्टर आयशा और डॉक्टर साइमा अमेरिका में तिब के शोबे से मुंसलिक हैं। चंद साल पहले उन्होंने पाकिस्तान में आंखों के मरीजों की खिदमत का बीड़ा उठा लिया और ख़ानदान ने अपने फ़ंड इकट्ठे करके अमेरिका से आंखों के अतिये का इंतजाम किया। अच्छा, और पाकिस्तान में फिर क्या किया कि फ्री उनको भिजवाना शुरू किया, और आहिस्ता आहिस्ता उनके दोस्तों, पाकिस्तानी कम्युनिटी, APPNA और मुखैर अमरीकी जो हैं वो इसमें हिस्सा डालना शुरू हो गए, और ये प्रोग्राम जो है कामयाबी की तरफ जो है वो चलना शुरू हो गया। लोग आते गए, कारवां बनता गया, वो वाला मामला है। एक आंख के अतिये की लागत की बात की जाए तो अमेरिका में तकरीबन $2000 तक होती है, यानी कि करीबन अगर देख लिया जाए $1000 बन गए 1,60,000 पाकिस्तानी, तो 3,20,000 रुपए पाकिस्तानी जो है तकरीबन इसके आसपास बन जाते हैं। जबकि डॉक्टर फवाद अब तक 4,000 जो हैं वो यहाँ पर कॉर्निया भेज चुके हैं पाकिस्तान में, और बड़े शहरों के अलावा सवाद की बात कर ली जाए, स्कर्दू की बात कर ली जाए, गुम्बट की बात कर ली जाए, ऐसे दूर दराज इलाकों में भी दुखी इंसानियत की खिदमत का उनका मिशन जारी है। अच्छा, अब हम डॉक्टर साहब से बात ही कर लेते हैं। इस तरह अमेरिका जो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर फवाद ज़फ़र, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, ये नाबीना अफराद को बिनाई देने का प्रोजेक्ट आपने कैसे शुरू किया, कैसे कारवां बनता गया? 2017 में मेरे एक क्लास फेलो जो किंग एडवर्ड में थे, लेकिन वो फॉरेन सर्विस में चले गए। ही वाज हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान श्रीलंका में। तो उनसे मेरी एक दफ़ा फ़ोन पे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम श्रीलंका से कॉर्निया भिजवाते हैं पाकिस्तान। तो मैंने ये सोचा कि हम अमेरिका से क्यों ना कोशिश करें। तो फिर मैंने यहाँ आई बैंक से बात की, एंड वो बहुत हेल्पफुल थे। कॉर्निया यहाँ पे $3,500 से $4,000 के कॉस्ट है उसकी, जो लोकल हॉस्पिटल हैं अमेरिका में। तो उनसे हमने दरख्वास्त की कि जी हम ये चैरिटेबल प्रोजेक्ट कर रहे हैं उन मरीज़ों के लिए जिनके पास पैसे नहीं हैं, और उनकी हम सर्जरी भी इंशाल्लाह फ्री करवाएंगे। उस वक़्त हमारा कॉन्टैक्ट खाली मेयो अस्पताल लाहौर में था, क्योंकि प्रोफेसर असद असलम वहाँ पे प्रोफेसर थे, वो मेरे क्लास फेलो थे। एंड चूँकि मैंने वहाँ से पढ़ाई भी की, मेयो अस्पताल में ट्रेनिंग भी ली, आई वांटेड टू सपोर्ट दैट हॉस्पिटल। तो वहाँ फिर हमने कॉर्निया लेके 10 अप्रैल 2017 को पहली दफ़ा भिजवाए। ठीक है। उसके बाद ये फिर सिलसिला चलता रहा, जैसे जैसे और लोगों को पता चला, फिर हमने ये फैसला किया, मैंने और मेरी 2 बहनों ने, वो दोनों डॉक्टर हैं, वो भी किंग एडवर्ड की ग्रेजुएट हैं यहाँ अमेरिका में। तो हमने ये फैसला किया कि अपनी क्लास ऑफ 85 किंग एडवर्ड के साथ मिलके हम लोग ये प्रोजेक्ट चलाते हैं, और ये हम खाली लाहौर में या पंजाब में नहीं, इसको पूरे पाकिस्तान में सपोर्ट करेंगे और इसको फैलाएंगे। अच्छा, ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइएगा किस उम्र के लोगों का इलाज आप कर रहे हैं, और इस मुश्किल इलाज पे जो मरीजों का खर्चा है वो तकरीबन कितना आ जाता है? SAG की हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि जो लोकल अस्पताल हैं वो सर्जन्स वहाँ पे फ्री काम करेंगे, सर्जरी के पैसे चार्ज नहीं होंगे, और जो सप्लाईज वगैरह हैं वो भी फ्री होनी चाहिए। तो 99% जो अस्पताल हमारे साथ काम कर रहे हैं वो इसी पे चल रहे हैं।
हमारे पास हर मरीज़ का सेल फ़ोन नंबर है। जिन मरीज़ों की सर्जरी होती है उनके वीडियोस हमें 48 घंटे में वसूल होते हैं। अच्छा। हम उन मरीज़ों से फ़ोन करके चेक भी करते हैं कि भी आपका कोई खर्चा तो नहीं हुआ। वीडियोस में भी उनसे ये सवाल पूछा जाता है आपसे किसी ने कोई पैसे तो नहीं लिए। तो ये हम चाहते यही हैं कि जो मरीज़ नहीं अफोर्ड कर सकते, ये खाली प्रोजेक्ट उनके लिए है। जो अमीर लोग हैं वो तो खुद पैसे दे के ले सकते हैं। आपने सवाल पूछा उम्र के बारे में, तो ये उम्र की कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि जो बच्चे हैं उम्रें इतनी छोटी हैं कि 4 साल से ऊपर तक जो स्कूल जा रहे हैं, जिन्होंने पढ़ाई करनी है, जिन्होंने नौकरी करनी है, फिर ऐसे लोग जो 20 और 30 साल की उम्र में जिन्होंने अपने घर चलाने हैं, तो उनको हम प्रायोरिटी दें। स्पेशली प्रायोरिटी उन लोगों को भी है जो दोनों आंखों से नाबीना है, ताकि ये है कि वो अपनी ज़िंदगी चला सकें, अपना खर्चा कर सकें, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ पेशेंट्स का ऐसे होते हैं कि उनकी जो आईसाइट वीक होती चलती है तो ख़त्म होती है, उनको कहा जाता है कि जी आपका इलाज नहीं हो सकता है, तो ऐसे मरीजों को कैसे पता चलेगा कि उनका इलाज इस सर्जरी से हो सकता है? जी, ये जो नाबीनापन की बीमारी है, इसकी काफ़ी वजूहात हो सकती हैं। रेटिनल इंजरी भी हो सकती है, रेटिनल डैमेज, कॉर्निया की जिसे पुतली कहते हैं उसकी ख़राबी। तो इसमें है कि पहले ये जो सर्जरी थी ये खाली बड़े शहरों में अवेलेबल थी, मसलन कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, पेशावर में भी एक आधा साल में ये अवेलेबल थी। तो अब ये है कि चूंकि हमने ये 42 जगह पे ये स्प्रेड किया है, काफ़ी सारे शहर हैं पंजाब में, KPK में, अच्छा। सिंध में, कोयटा में इस वक्त खाली, बलोचिस्तान में खाली कोयटा में कर रहे हैं 2 अस्पतालों में। तो अब जो मरीजों को आंखों की तकलीफ है, वो नाबीना हैं, उनको चाहिए कि ये अस्पताल में जाके किसी डॉक्टर से जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं चेक करवाएं कि जी ये हमें कॉर्निया की तकलीफ है या रेटिना की तकलीफ है। ठीक है। जिनको रेटिना की तकलीफ है उसका तो अनफॉर्चुनेटली कोई इलाज नहीं है अगर वो ब्लाइंड उसकी वजह से है, लेकिन जिनको कॉर्निया की तकलीफ है, पुतली चेंज होनी है जिसकी वजह से वो देख सकें दोबारा, तो उसमें यह है कि वो हॉस्पिटल्स के पास जाके रजिस्टर करें। अब काफ़ी लोगों को पता चल चुका है कि अमेरिका से कॉर्निया आ रहे हैं अपना के ज़रिए, तो वो रजिस्टर करवाएं। अपना का एड्रेस भी वेबसाइट पे है, हमें कांटेक्ट करें। हमें काफ़ी लोग कांटेक्ट करते हैं और हम उनकी एवेल्युएशन करवाते हैं, उनके जो सबसे करीब अस्पताल हैं, और अगर वो कैंडिडेट हैं तो हम हर हालत में मेहरबानी करें उनके प्रोसीजर करवाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा क्या पाकिस्तान में कॉर्निया दस्तयाब ही नहीं है, और अगर नहीं है तो इसकी वजह क्या है, और पाकिस्तान में इस मकसद के लिए इक्विपमेंट मौजूद है, दस्तयाब है? देखिए जी, अर्ज़ ये है कि 200 मिलियन आबादी है पाकिस्तान की। अमेरिका की आबादी है कुछ 310 मिलियन। इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा जो सप्लायर है कॉर्नियास का वो है अमेरिका। ठीक है। और उसकी वजह ये है कि यहाँ पे लोग जो हैं वो ऑर्गन डोनेशन में बिलीव करते हैं। अनफॉर्चुनेटली आपको पता ही है कि पाकिस्तान में ये सिलसिला बहुत कम है, और ये कॉर्निया डोनेशन का सिस्टम ये है कि पहले आपके पास एक कॉर्निया आई बैंक होना चाहिए, स्टाफ होना चाहिए। अगर कोई मरीज टर्मिनल है और उसकी फैमिली एग्री करती है कि उसका कॉर्निया लें, तो वो टीम वहाँ जाए, कॉर्निया ले, उसको फिर स्टोर करे। स्पेशल मीडिया चाहिए जिसके अंदर कॉर्निया स्टोर होता है। अच्छा। आमतौर पे अगर ये अमेरिकन मीडिया है तो वो कॉर्निया उसमें 14 दिन लाइव रहेगा। ठीक है। अगर श्रीलंका वाला मीडियम है उसमें खाली 7 दिन लाइव रहेगा। अच्छा। तो ये पूरा एक टीम एफर्ट होना चाहिए। हमारी प्रॉब्लम ये है कि कई जगह आई बैंक नहीं है, और जहाँ आई बैंक हैं, मसलन कराची में 2.5 साल पहले काफ़ी कीमत की लागत से एक आई बैंक बना है, और अनफॉर्चुनेटली वहाँ भी एक कॉर्निया आज तक रिट्रीव नहीं हो सका। बिल्डिंग बनी हुई है, इक्विपमेंट है, अमेरिका से अमेरिकन लोग आई बैंक से गए हैं, उनको ट्रेनिंग देने, डिज़ाइन बताने कैसे बिल्डिंग बननी है। और यहाँ हमें उन्होंने बताया कि जी जो अमेरिकन आई बैंक वाले हैं कि कराची में अमेरिकन स्टैंडर्ड का आई बैंक बना है, लेकिन एक कॉर्निया रिट्रीव नहीं हो सका। तो उसकी अब ये है कि लोकल लीडरशिप चाहिए जो कि ये बात फैलाए कि भी इतने यहाँ लोग नाबीना हैं जिनकी मदद हो सकती है, और बराए मेहरबानी अगर कोई मरीज़ टर्म है तो उसके जो रिश्तेदार हैं वो कॉर्निया ट्रांसप्लांट दें। डॉक्टर साहब, ये जो अहम प्रोजेक्ट है इसमें आप क्या कहेंगे कि जो अमेरिका के आई बैंक्स हैं उनका कितना किरदार अहम है और क्या किरदार है?
जी देखिए जी, अर्ज़ यह है कि जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि $3.5 से $4,000 आई बैंक चार्ज करते हैं लोकल अमेरिकन अस्पतालों को। और जब मैंने एक आई बैंक, सबसे पहले आई बैंक को कांटेक्ट किया तो उनको मैंने ये प्रोजेक्ट बताया फ़ोन पे। मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं, किसी किस्म की इंट्रोडक्शन नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें आपका प्रोजेक्ट पसंद आया है, हम चाहते हैं कि गरीब मुल्क जो हैं यहाँ जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं हैं उनको हम हेल्प करें। काफ़ी सारे मरीज़, आप यकीन कीजिए, जो जिनको कॉर्निया की तकलीफ़ है, वो बच्चे हैं जो कि वर्कशॉपों में काम कर रहे हैं, उनके लिए आंखों की प्रोटेक्शन नहीं है जो कि अमेरिका में बिल्कुल लाजमी है। चुनांचे वेल्डिंग के शोले अगर उनकी आंख में गिर गया तो आंख ज़ाया हो गई। तो इस तरह के जो लोग हैं जो कि काम कर सकते हैं लेकिन अब नहीं कर सकते क्योंकि उनको प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं दी गई, तो उन्होंने कहा जी हम उनके लिए पूरी आपकी मदद करेंगे। सही है। तो मैंने कहा जी हम तो $3,500-4,000 तो अफोर्ड नहीं कर सकते कॉर्निया के, आप हमारे मेहरबानी करें। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, हम आपको काफ़ी डिस्काउंट रेट पे कॉर्निया दे देंगे। उसके बाद आप यकीन कीजिए कि उन्होंने हमें 40 कॉर्निया भेजे और बिल नहीं भेजा मुझे। मैंने उनको फिर एक फ़ोन किया, जी आप 40 कॉर्निया पाकिस्तान भेज चुके हैं, आपका हमें बिल नहीं आया, तो अगर हम आपको पैसे ना दें तो आप क्या करेंगे, आपने पैसे तो आप हमसे लें। तो उन्होंने कहा नहीं हमें पता है कि आप हमें दे देंगे पैसे, हमें आप यकीन है। तो इस तरह यहाँ पे लोगों ने हमारी मदद की, कि ट्रस्ट किया। फिर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब साथ ये भी बता दीजिएगा, आप ऑर्गन्स डोनेट करने की बात की, पाकिस्तान में हम लोगों को कैसे कायल कर सकते हैं कि ऑर्गन्स को डोनेट करें, खासतौर पे कॉर्निया अतिया करें? देखिए इसमें यह है कि एक तो हुकूमत को चाहिए कि कोई मुहिम चलाएं इंफॉर्मेशन की कि जी आप अगर आपके अजीज़ कुर्बा अगर फौत हो रहे हैं या उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो टर्मिनल हैं, तो उनका कॉर्निया जो है वो और लोग ले सकते हैं जिनके बिनाई बेहाल हो सकती है। दूसरी बात यह है कि आई बैंक जो हैं वो सेट करने पड़ेंगे। अब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो खाली कॉर्निया तक है, हम बिल्डिंग वगैरह नहीं बना सकते। ठीक है, वी कैन हेल्प विद द इक्विपमेंट, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है ये यहाँ तो लोकल सतह पे होना चाहिए कि वहाँ पे एक आई बैंक बना हो, स्टाफ हो, ताकि अगर कोई मरीज फौत होने वाला है तो वो जाके उनके कॉर्निया रिट्रीव करें, करके उसको मीडिया में डालें। फिर उसके बाद वेटिंग लिस्ट तो हमारी बहुत लंबी है, हर अस्पताल की वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है। तो ये नहीं कि मरीज अवेलेबल नहीं है, मरीज बेतहाशा हैं, खाली हमें कॉर्निया जो है वो चाहिए। और उसके लिए लोकल सर्जन्स को भी चाहिए कि वो अपने जो जूनियर स्टाफ हैं उनको मुतहरक करें कि वो जाके मरीज़ों के रिलेटिव से बात करें कि आप ये काम कर सकते हैं और अगलों की मदद हो सकती है आपके रिश्तेदार के फौत होने के बाद भी। तो ये इसी तरह काम चलेगा, नहीं तो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर जफर साहब बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, बड़ा खैर का काम ये कर रहे हैं और हम लोग इन चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे होते, लेकिन जब हमें खुद ज़रूरत पड़ती है तो हमें समझ लगती है कि अतिया करना भी कितना ज़्यादा ज़रूरी है। खैर आखिर में हम मौसम की थोड़ी सी बात करेंगे, जान लेंगे कि मौसम कैसा रहेगा। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सरदार सरफराज साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। बता दीजिएगा ज़रा मौसम कैसा रहने वाला है मुल्क का? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। देखिए वही नॉर्थ में जो वेदर चल रहा है ऑन एंड ऑफ स्पेल हो जाता है, तो वो रहेगा अगले चंद दिन तक। उसमें आपके इस्लामाबाद केपी के कुछ इलाकों में ख़ास कर 3 और 4 की दरमियानी रात को कुछ अच्छी बारिश मुतवक्की है। इसी तरह से लाहौर में भी 4 तारीख की सुबह कुछ ज़्यादा है मॉडरेट से हेवी बारिश कहीं होगी, और फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, उन सब एरियाज़ में अच्छी बारिश है। अगले चंद दिन तक ये स्पेल चलता रहेगा। अलबत्ता साउथ में, सिंध में और उधर वेस्ट बलूचिस्तान में या साउथ बलूचिस्तान में इधर कुछ नहीं है फ़िलहाल। मानसून हवाओं का सारा रुख जो है वो नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान की तरफ ही है, तो उधर उन एरियाज़ में ये स्पेल चलता रहेगा। गो कि बहुत हैवी इन दिनों नहीं है, लेकिन उसमें एट टाइम्स एट प्लेसेस हैवी शावर्स भी होंगे कहीं। अच्छा। और जनरली जी अच्छा सरदार साहब, कोई अलर्ट भी है? अलर्ट तो जो ऑलरेडी चल रहा था ना, मेरे ख्याल में वही मंगल बुध तक है, ये बुध तक उसमें दिया हुआ था जी, जो इस्लामाबाद ऑफिस ने इशू किया था। तो उसमें खासकर नॉर्दर्न एरियाज की बात भी की गई थी, और बड़े शहर जो लाहौर, फैसलाबाद, जैसे आपके लाहौर में ऑलरेडी ज़्यादा बारिश हो चुकी है, इसी तरह फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, इन एरियाज़ में और भी बारिश मुतवक्की है इसी तरह आने वाले दिनों में। बिल्कुल ठीक है। सरदार सरफराज साहब बहुत शुक्रिया आपका। सुबह से आप बात कर रहे थे और हमें बता रहे थे कि मौसम कैसा रहेगा, तो उन्होंने
आपने सुना मौसम कैसा रहेगा, अपने प्लान्स आप उसके मुताबिक कीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।